मार्केट में ट्रेडर्स का मोनोपोली ज़्यादा है, प्रोसेसर्स वो प्रोसेस करके वो 1000 रुपये से ही बेच रहे हैं, पर फार्मर्स को जो ग्राउंड पे मिल रहा है वो 100 रुपया है, 110 रुपया है। कटहल तो हम सब ने किसी न किसी समय घर पे खाया ही होगा, बट कटहल की खेती क्या किसान के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है और कौन सा किसान इसे कर सकता है? कोल्ड टेम्परेचर्स जो है बिलो 8 डिग्रीज, बिलो 6 डिग्रीज, उधर जैकफ्रूट नहीं होता। आपके पास एक FPO है और जिसका आप यूज करके ये प्रोसेसिंग में डाल रहे हैं, लेकिन एक छोटा साधारण किसान शायद ये खुद से प्रोसेसिंग नहीं लगा सकता है, राइट? पूरा मोनोपोली ट्रेडर्स का ही है, मतलब जिसका एक पेड़ भी नहीं है। ही इज अर्निंग इन क्रोर्स। ड्राई फ्रूट 1000 रुपए किलो है। हम लोग को लगता है कि वो फार्मर भी बहुत मतलब अमीर रहेगा, बट आप देखोगे कि कैशू का फार्मर बिल्कुल भी अमीर नहीं है। सुन लीजिए किसान भाई कि जो मार्केट में प्रोसेसिंग का क्या पावर है। आप जो जैक फ्रूट 10 रुपए का है, नहीं तो 100 रुपए का है, वो 12 टाइम्स हो रहा है, 15 टाइम्स हो रहा है। तो अभी मतलब कोई सॉइल का रिक्वायरमेंट भी होता है, कैसा मिट्टी में होगा कैसा नहीं होगा, वो भी मैटर करता है कि तो मैंडेटरीली एक ही चीज़ रिक्वायरमेंट है कि उसमें। लेकिन मानो मेरे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उस सिचुएशन में कैसे, मतलब सॉइल टेस्ट तो आप कराते होंगे? हम लोग सॉइल टेस्ट कराते हैं। मेजरली जैकफ्रूट को ऑर्गेनिक कार्बन की ज़रूरत है। आज लोग कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत होता है एग्रीकल्चर में, मुझे कम करना है, मुझे और सस्टेनेबल तरीके से करना है और कार्बन क्रेडिट स्कोर अपना बढ़ाना है, कैसे करूँ मैं? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही है, क्योंकि नमस्कार किसान भाई और बहनों, और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर मिथिलेश देसाई, जो कि जैक फ्रूट यानी कि कटहल की खेती करते हैं, और ना सिर्फ खेती करते हैं बल्कि उसका एक बहुत अच्छा बिजनेस भी खड़ा किया है। इनके पापा को भारत में जैक फ्रूट किंग बोला जाता है, क्योंकि अगर आप देखें भारत में जैक फ्रूट की खेती बहुत हो तो रही है, लेकिन क्या वो एक कमर्शियल लेवल पे हो रही है? शायद उतनी नहीं जितनी हो सकती है। आज के एपिसोड में हमने जैक फ्रूट फार्मिंग के बारे में पूरे डिटेल्स लिए हैं एंड टू एंड, और सबसे ज़रूरी पार्ट हमने इसे एक बिजनेस एंगल से देखा है। मिथिलेश भाई केवल खेती नहीं कर रहे हैं बल्कि वो इसका फूड प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, इसके चिप्स बेच रहे हैं, इसके पैटीज बेच रहे हैं, और कई सारे मंडी के अलावा कहाँ कहाँ अलग एवेन्यूज़ में ये बेच रहे हैं। ये जानकर आपको बहुत सारे नई सीख मिलेंगे। एग्रीकल्चर में मार्केटिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस एपिसोड में हमने देखा है कि कौन से अलग रूप से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इस एपिसोड में हमने कटहल के उदाहरण लेकर समझाया है, लेकिन ये चीज़ आप बाकी एरियाज में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक बहुत ही सक्सेसफुल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जिसमें 1000 से भी ऊपर किसान हैं जो कटहल, कैशू और कई अलग क्रॉप्स का फार्मिंग कर रहे हैं। तो इस एपिसोड को देखिए, सीखिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, खुद इन्होंने खेती भी किया और एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा किया है। अगर आपको एग्रीकल्चर में आना है तो ये एपिसोड आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के फ्यूचर के बारे में भी हमने काफ़ी बात किया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर मिथिलेश देसाई ऑन एग्री टॉक। मिथिलेश भाई, स्वागत है आपका एग्री टॉक पर। यस, थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया अभिनव जी। आप क्या करते हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं? थोड़ा अलग हट के, थोड़ा हमारे ऑडियंस को ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप? एक्चुअली माय नेम इज़ लाइक मिथिलेश हरिश्चंद्र देसाई। हम लोग बेसिक है लांजा तालुका, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और हम लोग जो क्रॉप में काम करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द यूनिकेस्ट काइंड जो पूरी दुनिया में, अपने इंडिया में काफ़ी अबेंडेंस और वॉल्यूम बेस में मिलता है। दैट इज़ द जैक फ्रूट क्रॉप। मतलब कटहल में हमारा मेजर काम है। उधर रत्नागिरी में हमारा खुद का लैंड भी है, तो उसमें हम लोग ने टोटल 28 एकड़ में जैकफ्रूट का कल्टीवेशन किया हुआ है। और इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, क्योंकि बाकी के स्टेट्स में भी कमर्शियल कल्टीवेशन अभी ज़्यादातर जैकफ्रूट का बढ़ चुका है। तो उसमें व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस मेनी ईयर्स दैट देयर आर अबाउट 128 वैरायटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ द जैकफ्रूट। अच्छा, उसमें से हम लोग ने 86 वैरायटीज का कलेक्शन किया हुआ है। 128 वैरायटी? 128 वैरायटीज, मतलब रेगुलरली आप देखोगे तो सॉफ्ट फ्लेश और हार्ड फ्लेश दो ही वैरायटीज मेजर लोगों को पता है, क्योंकि वो जंगली पेड़ से आते हैं, वो मेजरली वही वैरायटीज रहते हैं। पर इसमें ये 128 में से 86 वैरायटीज जो हम लोग ने कलेक्ट किए हुए हैं, एंड वी आर ऑल्सो फोकसिंग अबाउट 100 वैरायटीज इन कमिंग 2-3 ईयर्स। और मेजरली अभी हम लोग लोकली, जैसे अभी कोस्टल बेल्ट में होने वाला, ड्राई में, सेमी ड्राई में, वैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे अभी कि वैरायटीज कैसे, तो ओनली वी हैव सीन द जैकफ्रूट इन द येलो कलर फॉर्म, राइट?
मतलब येलो कलर का ही जैकफ्रूट मेजरली मार्केट में मिलता है और हम लोग दिखता है। तो वैरायटीज़ में उसमें रेड कलर का भी है, ऑरेंज कलर का भी है, साल में 2 बार फ्रूटिंग देने वाले कुछ वैराइटीज़ है। मतलब 2 केजी के फ्रूट से 50 केजी तक का फ्रूट का ऐसे वैराइटीज़ में वेरिएशन है। मतलब फ्रूट वेट, फ्रूट साइज़ एक सिंगल एक जैकफ्रूट। सिंगल फ्रूट। मतलब 2 केजी का जैकफ्रूट जो रहता है वो ऐसा ओवल शेप का, और उसमें शेप्स भी है। मतलब अगर आप जैकफ्रूट देखोगे तो ओवल शेप में है, पर अभी राउंड शेप में है, हुँ। कुछ-कुछ फुटबॉल शेप में है। ऐसे ही यूनिकेस्ट थिंग हम लोग ने पिछले एक साधारण 7 से 8 सालों में किए हुए हैं। एक्चुअली ये जर्नी शुरू हुई थी मेरे पिताजी ने वो एक्चुअली वो शुरू किया था। ही वाज़ अ हुँ। गवर्नमेंट सर्वेंट, बट इन अराउंड मतलब 1972 में जब भी इंडिया में स्कैरसिटी हो गया था, फूड स्कैरसिटी, हुँ। इट वाज़ अ ग्लोबल स्कैरसिटी। सो दैट टाइम ये जो कोस्टल बेल्ट में रहने वाले लोग हैं, जैसे भी हम लोग, उस टाइम तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, तो माय फादर टोल्ड मी दैट दे वर फ्रॉम वेरी मिस पुअर बैकग्राउंड एट दैट टाइम इन दैट पीरियड। तो उसमें वो कोस्टल बेल्ट के लोग 2 टाइम ये कटहल के सीज़न में ये कटहल का सब्जी बना के खाते थे, बिकॉज़ उस टाइम वो मिलो करके आता था, वो राइस का टाइप था। हुँ। वो अमेरिका में वो पिग्स और उसके लिए यूज़ किया जाता था, पर वो इंडिया में उस टाइम आया था एंड ह्यूमन्स यूज्ड टू ईट दैट, बट इट यूज्ड टू स्टक इन देयर थ्रोट, गले में फँस गले जाता में है। फँस जाता था। तो उस टाइम ये कोस्टल बेल्ट के लोगों ने ये जैकफ्रूट खा के उन्होंने उनका जीवन बिताया हुआ है वो 1-2 साल। अच्छा। सो इट इज़ हैविंग दैट लेगेसी। माय फादर यूज्ड टू सेल जैकफ्रूट एट आवर नेटिव प्लेस, वो जो हाथकंबा है रत्नागिरी में। He used to sell a single jackfruit for 25 paise, 50 paise on roads in बाप that रे! time in 1980s. तो बस। हाँ, बस ओनली 25 पैसे, 50 पैसे उसका इकोनॉमी उस टाइम वो था। पर उस टाइम वो भी मतलब अगर पुअर बैकग्राउंड से है तो वो उतना इम्पोर्टेंट था फैमिली के लिए। तो वहाँ से वो लेगेसी शुरू हुआ था। इट वाज़ इन हिज़ माइंड that someday or the other day jackfruit will get a very good economy because it is a food rather than a fruit. मतलब आप अगर देखोगे ग्लोबली तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट है ये। मतलब जैकफ्रूट जितना कोई दुनिया में कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है बड़ा मतलब साइज़ में। हाँ। साइज में बड़ा। इट इज़ कंप्लीटली ऑर्गेनिक बेस्ड। मतलब अगर आप देखोगे एक आध पेड़ अभी, तो उसमें 100-150 जैकफ्रूट का आपको दिखेंगे ही। मतलब बड़ा पेड़ जो रहता है, पर आप जब मानसून में मेजरली वो राइप होता है, बाद में वही गिर जाता है, उधर ही वो खराब हो जाता है और उसका इकोनॉमी पूरी तरह ज़ीरो है। बट रिसेंट टाइम में हम लोग ने भी उसमें काफ़ी डेवलपमेंट करने का कोशिश किया। काफ़ी गवर्नमेंट्स में अभी केरला गवर्नमेंट का स्टेट फ्रूट जैकफ्रूट है। जैसे अभी हमारा जो फ्रूट में जैसे अल्फांसो मैंगो इज़ ऑल्सो फेमस फ्रॉम आवर रत्नागिरी। बेल्ट रत्नागिरी। सो उस हिसाब से ही केरला ने काम किया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड लेटर ऑन वी फॉर्म अ ग्लोबल मीन्स इंडियन सिनेरियो में हम लोग के कुछ ग्रुप्स वगैरह भी है, जो पूरे ग्लोबल लोगों से भी कनेक्टेड है। और हम लोग ने ये ऑब्ज़र्व किया इतने दिनों में कि जैकफ्रूट को ग्लोबली बहुत डिमांड है, सही बात है। पर डोमेस्टिकली उसका यूटिलाइज़ेशन काफ़ी ज़ीरो है। सो इतना एज़ एंड खुद मैं एक बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ राहुरी यूनिवर्सिटी से, और मेरा उसमें स्पेशलाइज़ेशन एग्री प्रोसेस इंजीनियरिंग में था, जो अच्छा। डिपार्टमेंट था। तो दैट्स व्हाई एंड आई वाज़ अ यूपीएससी एस्पिरेंट। मतलब मैंने राहुरी में, अगर आप थोड़ा इसका देखोगे तो मेजरली उधर जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, दे डू इट फॉर सिविल सर्विसेज हुँ। मेजरली। मतलब अगर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो एमपीएससी क्रिएट होता है, तो उसमें से 70-80% 5 साल पहले, 10 साल पहले तक उनका ही रहता था पूरी तरह। सो वो ही फ्लो में मैंने भी उधर किया था। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आई वाज़ इन दिल्ली फॉर 1 एंड हाफ ईयर्स और लाइक दैट वे। आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी आल्सो एंड आई मीन मीन्स स्टडीज़ आई वाज़ अ ब्राइट स्टूडेंट। पर गवर्नमेंट बाद में एग्ज़ाम्स वगैरह क्रैक नहीं हुए वो, तो फिर हम लोग ने एज़ अ फैमिली खुद ने डिसाइड किया, पिताजी फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग करते हैं और पूरी तरह एग्रीकल्चर में पिछले 8-9 सालों से व्हेन आई जॉइन्ड विद अलोंग विद माय फादर। और उसमें कैसा है कि हम लोग नौकरी नहीं करेंगे, मतलब बी इट बी अ प्राइवेट वन और बी इट बी अ गवर्नमेंट सर्विस, बट वी विल डू कंप्लीटली अ बिजनेस दैट विल बी रिलेटेड टू फार्मिंग ओनली। यही माइंडसेट चाहिए एक्चुअली हमारे देश के किसान को। उन लोग अभी भी मतलब फार्मिंग को फार्मिंग जैसा देखते हैं, एक बिज़नेस के रूप में नहीं देखते हैं। या मीन्स एग्जैक्टली मीन्स अभी मतलब रेगुलरली जब भी मैं कभी यूथ में जब भी कभी बुलाते ये जैक फ्रूट फार्मिंग के रिलेटेड और किसी और के रिलेटेड, सो दैट्स टाइम रेगुलरली व्हाट आई टेल इज दैट ये फार्मिंग जो है वो सिर्फ फार्मिंग की तरह ना किया जाए, वो एक बिजनेस की तरह करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट बैकबोन इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। आई थिंक वही मैं सोचने वाला था कि किसी को बचपन में या जब आप कॉलेज में होंगे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं कटहल का खेती करूँगा या एग्जैक्ट जैक फ्रूट फार्मिंग मैं करूँगा। मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आपने बोला
4-5 मेजर प्रॉब्लम है भारत की कृषि में। सबसे पहले कि लोग एग्रीकल्चर को बिजनेस के रूप में देखते नहीं हैं, राइट। और जो किसान खेती कर रहे हैं उनको मार्केट में प्राइस नहीं मिलता है, पॉइंट 2। तीसरा, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं शेल्फ लाइफ उसका बहुत राइट। कम होता है, राइट। राइट। ये 3-4, चौथा मार्केट तक पहुंचाने के लिए है, और बहुत लॉजिस्टिक्स। किसान हमारे छोटे हैं। राइट। जिस किसान के पास आधा एकड़, एकड़ 2 एकड़ लैंड है, जी। वो कभी भी, जो हम बोलते हैं ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाएगा। या क्या कर सकते हैं मतलब हम इंडियन एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? एज अ यंग एंटरप्रेनर इन एग्रीकल्चर मैं ऐसे सोचता हूँ कि फर्स्टली फार्मर्स और जो एग्रीकल्चरिस्ट है उन्होंने भी खुद का माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि रैदर देन फाइटिंग फॉर एमएसपी एंड ऑल द थिंग अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट्स, कमिंग टुगेदर इज द नेसेसिटी ऑफ द डे राइट नाउ। मतलब इसको अगर हिंदी में समझा दीजिए हमारे ओके किसान के लिए। यस, हमारे इसमें किसान नहीं कैसा तो है गुस्सा हो जाते कि हैं। साथ में आके जो फार्मिंग करने का जो तरीका है जो ग्लोबली प्रोनाउंड हुआ, कुछ कुछ एरिया में अगर वो सक्सेसफुल हुआ, छोटे मोटे निक नैक्स की वजह से हम लोग पीछे और इकट्ठा नहीं हो जाते। जैसे कि अभी ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, वी हैव आल्सो फॉर्म ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर आपका भी कंपनी, है। हमारे खुद ने उसका बहुत बड़ा ताकत है। मतलब आपने जैसे बताया कि खुद को एक तो रिस्पेक्ट करना चाहिए फार्मर ने, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ बिजनेसमैन। जो भी अभी वो 5 साल से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, 20 साल से, पर उनको खुद को पता नहीं है कि वो एक बिजनेसमैन है करके। हम्म। वो खुद को फार्मर की तरह ही ट्रीट कर रहा है। अगर आप जैसे आपने प्रॉब्लम्स बताए, वो शेल्फ लाइफ का इशू है, बाद में लॉजिस्टिक्स का इशू है। अगर मुझे जैक फ्रूट सब समझो 100 केजी भेजना है मेरी रत्नागिरी से मुंबई एपीएम से फॉर एग्जांपल, तो आई कांट सेंड इट बिकॉज उसमें वो शेल्फ लाइफ में मेरा मेंटेन नहीं हो सकता। 100 केजी के लिए मुझे छोटा बोलेरो पिकअप तो करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल, उसका कैपेसिटी 2 टन होता है और आई एम जस्ट सेंडिंग 100 केजीज, तो उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर हम लोग 10 किसान या 20 किसान अगर इकट्ठा होते तो हम लोग हर दिन में 3-4 बोलेरो पिकअप बेच सकते थे। और जब भी वॉल्यूम बेस्ड गेम रहता है तभी जाके मार्केट में हम लोग रेट डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं 100 केजी लेके जाऊंगा तो कोई मुझे बोलेगा अरे मिथिलेश मैं आपको 5 रुपए पर केजी देता हूँ। पर अगर हम लोग एट अ टाइम 10 टन लेके जा रहे हैं तो वी विल मीन्स नेगोशिएट विद देम। हम लोग उनके साथ नेगोशिएट कर सकते कि अरे नहीं हम लोग को 12 रुपए दो, 13 रुपए, नहीं तो हम लोग दूसरी जगह बेचते। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब ये स्ट्रेंथ है फार्मिंग एफपीओ के, का। एफपीओ का। और मीन्स स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स भी अभी फॉर्म फॉर्म होना शुरू हो गए अलग अलग क्रॉप्स में इसमें। और दूसरा मेजर चेंज फ्रॉम द मीन्स व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड इज दैट जो फ्रूट क्रॉप्स है, अभी हम लोग भी रत्नागिरी और जो बेल्ट से आते हैं उधर कोल्ड चेंज फैसिलिटी जो है वो रेगुलर बेसिस पे सब जगह होनी चाहिए। जहाँ अभी पे नहीं है। अभी बिल्कुल मतलब काफी, मतलब नॉट इन दैट बेल्ट आल्सो, मेजरली अपने इंडिया के पार्ट में मेजरली जहाँ पे फ्रूट क्रॉप कल्टीवेशन है होता है वहाँ पे कोल्ड चेन फैसिलिटीज वो फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाता। अभी सोलर कोल्ड स्टोरेज भी काफी काफी आए हुए हैं, पर उसमें कैसे है कि उसमें को जो इनिशियल कॉस्ट लगता है वो काफी हायर साइड है। सो दिस कोल्ड चेन सिस्टम मस्ट बी मेंटेन इन दिस फ्रूट क्रॉप इंडस्ट्री, ऐसे मुझे लगता है। अभी गवर्नमेंट का स्कीम्स आए ना, एआईएफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। गवर्नमेंट का तो बहुत, मतलब वो तो बहुत अच्छा है कि एएफ एग्रीकल्चर इंफ्रा, फिर भी तो उसमें तो लोन तो लेना ही पड़ता है। और जो अभी भारत देश रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रहा है, इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली फुल फ्लेज रिन्यूएबल कंट्री अप टू नाउ। एक आने वाले 5 सालों में 10 सालों में तो वो हो जाएगा पूरी तरह, तब जाके ये रिन्यूएबल का जब इंपॉर्टेंस जो फार्मर्स को अभी तक पता नहीं, अभी तक मेट्रो सिटीज में उसका इंपॉर्टेंस पता चल गया है, पर अभी रूरल प्लेसेस में वो नहीं पता चल रहा है। क्योंकि अभी कोल्ड स्टोरेजेस भी सोलर पे आए हुए हैं, पूरे प्रोसेसिंग यूनिट रूफटॉप सोलर पे चल सकते हैं। दैट हम लोग ने थोड़ा थोड़ा वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो ये अगर ये पूरी सिस्टम में हम लोग में सोचना चाहिए तो पूरा ये एग्रीकल्चर का इकोनॉमी बहुत अच्छे से टर्न आउट हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। काफ़ी मतलब आपने एग्रीकल्चर के आगे पीछे आगे भी काफ़ी काम किया, मतलब कार्बन क्रेडिट हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, पोस्ट प्रोसेसिंग है, उस सब पे हम आते हैं। लेकिन जो हमारे किसान आज सबसे बड़ा उनका ये है, मतलब जो वो जानना चाहते हैं कि वो नया क्या कर सकते हैं, राइट। नए क्रॉप्स क्या कर सकते हैं। राइट। कटहल तो हम सब ने किसी ना किसी समय घर पे खाया ही होगा, बट उसको फार्मिंग पर्सपेक्टिव से शायद कभी सोचा नहीं। Yes. तो एक किसान के लिए कैसा, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है कटहल की खेती करना, और कौन सा किसान इसे कर सकता है? क्या क्लाइमेट सही होना चाहिए? कोई रीजन है, जैसे आपने बोला 6-7 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। कटहल की खेती क्या किसान के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और कौन सा किसान इसे कर सकता है? जैक फ्रूट का फार्मिंग जो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया इतने दिनों में, कोल्ड टेम्परेचर्स जो है, मतलब बिलो 8 डिग्रीज, बिलो 6 डिग्रीज, उधर जैक फ्रूट नहीं होता है। अगर आप 8 पूरा डिग्री से कम हो तो नहीं वो होगा। नहीं होता है, 8 डिग्री 10 डिग्री, मतलब आप जब इंडिया का मैप सामने लाओगे तो दिल्ली और दिल्ली के ऊपर के जो सभी स्टेट्स है अल्टीट्यूड्स में, तो उधर जैकफ्रूट किधर भी नहीं है।
पर दिल्ली के नीचे के जो भी सभी स्टेट्स हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र और ये सदर्न ऑल द स्टेट्स, यहाँ पे सब जगह जैक फ्रूट है। मतलब हम लोग ने ये क्या ऑब्जर्व किया कि जैक फ्रूट हर क्लाइमेटिक जोन में, हर एरिया में, बीट बी हेवी रेनफॉल एरिया और बीट बी ड्राई ड्राई एरिया अगर भी रहेगा तो उधर जैक फ्रूट आता है। तो इसलिए हम लोग ने वो बेसिक थॉट, वो वैरायटीज कलेक्शन का जो हमारे माइंड में आया, वो इस वजह से बेसिकली आया था। क्योंकि क्या है, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट देखोगे, फॉर एग्जांपल विल टेक अ एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में ही 4 क्लाइमेटिक जोन है। मतलब मैं जहाँ से आता हूँ, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मीन्स इट इज बिटवीन मुंबई एंड गोवा, तो वो कोस्टल बेल्ट है, हेवी Coast, रेनफॉल एरिया बहुत है। बारिश है, हाँ। बाद में वो जो पश्चिम महाराष्ट्र बेल्ट है, मतलब यही अपना जो बैंगलोर, यही तक नीचे मैसूर तक कंटिन्यू होता है, और ऊपर वो डायरेक्ट भोपाल होके यूपी तक वो सेम बेल्ट चला जाता है। इधर ये जो क्लाइमेटिक जोन है, ये सिमिलर क्लाइमेटिक जोन है। बाद में मराठवाड़ा एरिया है हमारे इधर, और बाद में विदर्भ एरिया है, मतलब ड्राई एंड सेमी ड्राई एरिया इज ओवर देयर। तो हम लोग ने क्या किया है कि 86 वैरायटीज में से ऑलमोस्ट 23-24 वैरायटीज आइडेंटिफाई किए हुए, जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। उसमें से 5 to 6 varieties in the coastal belt, 5 to 6 varieties in this पश्चिम महाराष्ट्र बेल्ट, 5 to 6 varieties in मराठवाड़ा बेल्ट एंड द ड्राई बेल्ट ऑल्सो। और यही क्लाइमेटिक जो फीचर्स है वो सभी के सभी पूरे इंडिया को लागू हो जाते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो इट इज़ लाइक रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हेवी रेनफॉल एरिया। अगर आप कोस्टल बेल्ट, चेन्नई, आंध्रा, राजमंड्री उधर जाओगे तो इट इज़ हेवी रेनफॉल एरिया, तो उधर आने वाली वैरायटीज अलग है। जो पुणे में वैरायटी आ सकता है, जो कोल्हापुर में आ सकता है, वही बैंगलोर में आ सकता है, वही मैसूर में आ सकता है। इट इज़ इन द स्ट्रेट फॉर्म। तो इस क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हम लोग ने वैरायटी आइडेंटिफिकेशन किए हुए है। और उसमें कमर्शियल देखोगे तो इसमें कोई भी फार्मर इसमें कल्टीवेशन कर सकता है, कोई भी। अगर आप जैक फ्रूट का देखोगे तो जैक फ्रूट का मिनिमम एज जो है 80 to 100 ईयर्स है प्लांट का। अच्छा। और मैक्सिमम एज उसका 300 साल है। मतलब ऐसा कोई एक भी, बार लगा दिया तो रह गया। यस, ऐसा कोई भी फ्रूट क्रॉप नहीं है जिसका लाइफ इतना बड़ा है और इतने सालों साल वो उससे हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी और उसमें पैसा कमा के दे सकता है। तो फिर हम लोग ने उसमें क्या किया है कि ये क्लाइमेट जोन के हिसाब से वैरायटीज तो हो गए, तो इसमें इंटरक्रॉपिंग भी, अभी कोई पारंपरिक खेती जो कर रहा है तो उसमें कैसा है कि वो रेगुलरली फार्मिंग कर रहा है। अभी हमारे इधर कैसे हल्दी होता है, राइस का बेल्ट सबसे ज़्यादा है, पाइनएप्पल करते हैं। तो हम लोग ने क्या किया कि जैक फ्रूट का स्पेसिंग वगैरह जो है वो पहले हम लोग 20 फीट बाय 20 फीट, मतलब 6 मीटर्स बाय 6 मीटर्स रिकमेंड करते थे। तभी 1 एकड़ में 100 प्लांट्स आ जाते थे। अच्छा। ओके, बट व्हेन वी गो थ्रू आउट द वर्ल्ड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर में, उधर तो 1 एकड़ में 800 प्लांट्स लगाते हैं जैक फ्रूट के। मतलब वो अनदर लेवल का टेक्नोलॉजी है। क्या कर रहे हैं वहाँ मैं पे? दे आर डूइंग द हाई डेंसिटी फार्मिंग फॉर इट, बट उसमें कैसा है कि ये फ्रूट, ये क्रॉप का लाइफ तो 80-100 साल है, पर उधर वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो ज़्यादातर फार्मिंग, वो टेंडर जैक फ्रूट के ऊपर उनका फार्मिंग ज़्यादा चलता है। और उधर वो 10 साल के बाद वो पूरा बीच में का एक लाइन कट कर देते हैं व्हेन दे गो फॉर हाई डेंसिटी थिंग, और वापस उसको रीट्रांसप्लांट करते हैं। मतलब अलग से हर वो रोटेशन में चलता रहता है। पर अगर हम लोग इंडिया का स्टडी करेंगे तो कोई एक आधा क्रॉप लगाया हुआ है, वो तोड़ना, वो उससे और कमर्शियल फायदा मिलाना, वो मेंटेलिटी अभी तक अपने इंडिया में नहीं आ चुकी है। और दैट इज राइट इन सम काइंड ऑफ ऑल्सो। वो अपने एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, इतना भी हम लोग कमर्शियल नहीं हो सकते। सो हम लोग ने क्या किया कि 15 फीट बाय 15 फीट इट इज अ राइट डिस्टेंस, स्पेसिंग डिस्टेंस फॉर दिस जैक फ्रूट थोड़ा फार्मिंग। कम कर दिया। थोड़ा कम कर दिया, तो फिर 1 एकड़ में 200 प्लांट्स आ जाते हैं एंड इट इज वेरी गुड फॉर अ कमर्शियल हार्वेस्टिंग ऑल्सो। सबसे पहले मतलब आप जो रिवाइज करता हूँ क्विकली कि हमारे जो क्लाइमेट के हिसाब से वैरायटी सिलेक्शन होगा। राइट, 4 से 6 जो क्लाइमेट है, आप कह रहे हैं सबके लिए अलग अलग वैरायटी है। एग्जैक्टली। और दिल्ली को छोड़ के बाकी सब जगह हो सकता है। मतलब दिल्ली के नीचे के सब दिल्ली के, स्टेट्स में हाँ हो सकता सॉरी, हाँ दिल्ली के नीचे सारी जगह पे हो सकता है। और दूसरा कि प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 15 फीट हम मैनेज कर सकते हैं, बट हाई डेंसिटी प्लांटेशन भारत में जरूरत नहीं है। अभी तक करेक्ट है? हाँ, यस, परफेक्ट। तो अभी मतलब कोई सॉइल का रिक्वायरमेंट भी होता है, कैसा मिट्टी में होगा, कैसा नहीं होगा, वो भी मैटर करता है कि आप जो बता रहे हो, कि आप जो पूछ रहे हो कि ये सॉइल की रिक्वायरमेंट कैसे होना चाहिए, जैक फ्रूट को मैंडेटरीली एक ही चीज़ रिक्वायरमेंट है कि उसमें वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। मगर मतलब जब भी कभी आपके जो सीज़न हर साल का रहता है उसमें जब भी बारिश गिरता है तो उस टाइम उसके रूट जोन में पानी इकट्ठा होकर नहीं रहना चाहिए। अगर रूट जोन में पानी इकट्ठा होकर रह रहा होगा तो उसको फंगल अटैक हो जाता है, रूट्स को, न्यू डेवलप्ड रूट्स और ओल्ड रूट्स को भी, और वो पेड़ मर सकता है, उसको डायबैक आ जाता है। मतलब जो लोमी सॉइल है,
नहीं तो कुछ-कुछ जगह हमारे इधर पे ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। वो पानी बहुत पकड़ पानी लेता बहुत पकड़ता है, ओके? तो उसमें नहीं होता है और उसमें मेजरली कोई फ्रूट क्रॉप होता ही नहीं है। मतलब आप मैंगो बोलोगे और कोई भी रहोगे, है। तो फ्रूट क्रॉप होता नहीं है और जैकफ्रूट को ये प्रोमिनेंट है। पर बाकी मेजर बेल्ट मतलब 70-80% बेल्ट तो है वो लैंड परकोलेटिंग ही होता है। ड्राई सेमी ड्राई बेल्ट में तो उतना बारिश होता ही नहीं कि वो वाटर स्टैग्नेशन हो जाए। हमारे इधर कोस्टल बेल्ट में कैसा होता है, बारिश बहुत गिरता है, हम्म। और अगर बारिश रुक जाएगा तो 1 घंटे के बाद पूरा पानी निकल के चला जाता है, मस्त वो मिट्टी मतलब है। रिवर में जाता है, नहीं तो वो समंदर में चला जाता है। तो उस टाइप का लैंड रिक्वायरमेंट उसको है। बाकी मतलब ज़्यादा उसको कडल करने वाला ये क्रॉप है नहीं, और उसको ज़्यादा फर्टिगेशन करने की भी ज़रूरत नहीं। अभी फ़िलहाल में जैकफ्रूट कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, एंड व्हाट वी रिकमेंड एंड व्हाट वी सजेस्ट टू द फार्मर्स, हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप पूरी तरह वो ऑर्गेनिक क्रॉप को अभी से ही ऑर्गेनिक रख दो। मतलब कभी जाके पुराने ज़माने में हमारा अल्फांसो मैंगो भी पूरा ऑर्गेनिक ही था, नहीं तो पूरे बाकी ग्रेप्स भी ऑर्गेनिक ही थे। अब तो बहुत लगता है। बराबर, पर अभी कमर्शियल एस्पेक्ट्स की वजह से उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स उसमें हो गया है, तो अभी वो पेड़ को उसको आदत हो गई। अगर फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे केमिकल तो उसको फ्रूटिंग नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई जैकफ्रूट इज़ ऑर्गेनिक, तो हम लोग उसको ऑर्गेनिक ही तरह रखेंगे। उसमें रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर कुछ गोबर रहेगा, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट रहेगा, जो कुछ आपके फार्म में डेवलप होता है वही आप उसको दे दो, दैट इज़ मोर देन इनफ टू इट। लेकिन मानो मेरे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उस सिचुएशन में कैसे, मतलब सॉइल टेस्ट तो आप कराते होंगे मैं। हम लोग सॉइल टेस्ट कराते हैं। मेजरली जैकफ्रूट को ऑर्गेनिक कार्बन की ज़रूरत है। जैकफ्रूट का जो नेचर है आप देखोगे वो पेड़ को, तो वो उसको हम लोग मराठी में सदाहरित बोलते हैं। मतलब ऑल अराउंड द ईयर वो पूरा ग्रीन ही रहता है। और उसका प्रोसेस कैसा है, 2-3 महीने बाद उसका लीव श्रेडिंग होता है। मतलब 20-30% लीव श्रेड होता है और वो लीव्स उसके नीचे गिर जाते हैं। हम लोग फिलहाल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हमारे खुद के फार्म में, कि वही लीव्स इकट्ठा करके वही उसके रूट्स में डिकम्पोज कर देते हैं। तो उस वजह से क्या हो जाता है, वो ऑर्गेनिक कार्बन डेवलपमेंट हो जाता है, उसको हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी के लैंड में पहला कुछ क्रॉप था, उधर कुछ वो निकाल के जैकफ्रूट लगा रहे, अगर सॉइल टेस्ट करके उसमें कुछ थोड़ा बहुत कम रहेगा, तो हम लोग वो एडिटिव्स दे के उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। पर हमारे केस में तो हम लोग फिलहाल में तो नहीं कर रहे। क्या होता है कि ऑर्गेनिक कार्बन डिप्लीट एक बार हो गया तो उसको वापस हमें बहुत समय लग सकता है। एग्जैक्टली तो आप एग्जैक्टली जैसे बोले कि मतलब ये जैसे यहाँ कुछ फार्म्स हैं साउथ इंडिया में, वो कोशिश कर रही हैं इकोसिस्टम बनाने का। भारत में 0.4, मतलब साउथ इंडिया में 0.4% है एसओसी, अराउंड दैट। ओके, इतना लो है, तो उसको मतलब आइडियली 0.5 के नीचे जो भी होता है उसे हम बैरन लैंड कहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो उसको अगर हमें 5-6-7% पे लाना लाना है है। तो 10 साल, 8-10 साल भी लग सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला कि जो आप लीव्स का कर रहे हैं या उससे बाय नेचर, क्योंकि आप अज्यूमिंग कि आपके कुछ पेड़ पुराने भी होंगे, काफी काफी हाँ, तो उस समय से आपका ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन होते मेंटेन हैं। चलिए ठीक है, मानिए मैं एक किसान हूँ, मेरा ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है हम्म। और मैं जैकफ्रूट की खेती करना चाहता हूँ। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप, मेरा प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले तो लैंड देखना है, लैंड सही है कि राइट। नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं क्या लूँगा? बेसिकली एक तो वो लैंड, उसका रेनफॉल पैटर्न, वाटर पर्कोलेशन का जो मैंने बताया, सॉइल का सॉइल वो देखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोमी सॉइल और ब्लैक सॉइल में नहीं हो सकता है। लोमी सॉइल में भी हो सकता है, कुछ कुछ हम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स किए और वो काफ़ी सक्सेसफुल है कि वो बेड सिस्टम्स करते हैं। अगर बेड सिस्टम्स करेंगे तो क्या हो जाता है, जब भी बारिश करता है तो वो बेड की दोनों तरफ से वो पानी निकल के जाता है और उस जगह में भी बहुत अच्छे से समझ जैकफ्रूट गया। हो रहा है। ओके, पर कंप्लीटली इन द ब्लैक कॉटन सॉइल, जहाँ पे ऐसा कीचड़ हुआ रहता है 1-2 3 महीने, तो उस लैंड में वो नहीं आ सकता था। आइडेंटिफाइंग दैट मोस्ट प्रोबेबली बाद में, अगर सब जो किसी को फार्मिंग करना है, ये साल समझो 1 एकड़ में 200 प्लांट्स लगाने हैं, तब फर्स्ट ही हैव टू मार्क हिज लैंड। ओके, मतलब मार्किंग करने का फायदा ये हो जाता है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन रहता है। वो आगे जाके जैसे जैकफ्रूट 80-100 साल जीने वाला प्लांट है, तो एक दूसरे के अंदर वो इतना स्टकअप नहीं होना चाहिए अगर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ठीक नहीं रहेगा, सही बात क्योंकि है। उसको सनलाइट नहीं मिलता है। जैकफ्रूट में थोड़ा एरिएशन प्लांट को भी होना चाहिए और सनलाइट भी प्रॉपर होना चाहिए, इस वजह से उसका फ्रूटिंग क्वांटिटी बढ़ता है। सो ये चीज़ें एक बेसिक मेंटेन करना हुआ। अगर प्लांट मार्किंग कर लेंगे तो 15 फीट बाय 15 फीट पे, बाद में अगर आपके लैंड में जेसीबी और ऐसे कुछ ये जाते रहेंगे, पॉसिबल है बाय रोड, तो उससे वो डिगिंग कर लेंगे, नहीं तो बाय हैंड डिगिंग कर ले, जैसे हम लोग डोमेस्टिक टाइप से करते हैं रूरल प्लेसेस में। और बाद में उसमें आगे मेजर प्लांटेशन जो सीजन है वो जून हम लोग पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे इधर 5 जून से बारिश शुरू हो जाता है, कुछ कुछ एरिया में 15 जून या 30 जून से शुरू हो जाता है। तो उसके पहला जो मंथ है, मई मंथ जो है, मतलब आई एम कंसिडरिंग एज पर रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल एरिया।
तो 1 महीना पहले वो डिगिंग करके रहना रहता है। उसमें से आधी मिट्टी वापस वो गड्ढे के अंदर डालना है, क्योंकि जब भी बारिश गिरता है तो पूरा वो जेसीबी ने डिग किया वो पूरा पूरा मिट्टी खींचना खींच वो डबल जाएगा। काम हो जाता है। सही ओके, बात ये है। हमारा एक्सपीरियंस है इतने 6-7 सालों में हम लोग को जो आया। तो आधा मिट्टी उसमें छोड़ देने का है, और वो जो लीव्स है इधर-उधर गिरे हुए जो आपके सब फार्म डालना में, है सॉइल वो में। सब उसमें डालना है। तो उसमें ऑलरेडी ऑर्गेनिक कार्बन डेवलप हुआ रहता है, और ऊपर से हीट रहता है, मतलब दैट इज़ द सम पीक समर टाइम। तो वो पूरा वो गड्ढा, वो मिट्टी पूरी गर्म हो जाती है। ओके? और जब भी पहला बारिश गिरता है, तो इन दैट फर्स्ट 15 डेज़ दैट इज़ द मोस्ट फीज़िबल टाइम फॉर द प्लांटेशन ऑफ द जैकफ्रूट। क्योंकि अगर आप जब भी आप वो नर्सरी के बैग में जो प्लांट रहता है, वो जब भी आप टियर ऑफ करते हो और पूरा वो पेड़ जब भी ज़मीन के अंदर डालते हो, आजू-बाजू का सब गर्म रहता है और हुँ, ऊपर से बारिश गिर रहा रहता है ना, तो न्यू रूट्स और जो ऑलरेडी डेवलप्ड रूट है ना, वो इमीडिएटली स्प्रेड बढ़ आउट हो जाते हैं। उस समय बारिश की वजह से प्लांट को कुछ होगा नहीं? नहीं कुछ होता है। छोटे प्लांट को भी? छोटे प्लांट को भी, मतलब प्लांट का एज जो है ना, वो ऑलमोस्ट वी रिकमेंड दैट 9 मंथ्स से 21 मंथ्स, 22 मंथ के बीच का होना चाहिए। नर्सरी का? नर्सरी का मतलब उसमें कैसा है, अभी वो बहुत बड़ा मिथ है कि काफ़ी लोग हम लोग को भी पूछते हैं, और पैन इंडिया ये चलता है कि आप हमें 3 साल का पेड़ दे दो, 2.5 साल का पेड़ दे दो, 2 साल का दे दो, 4 साल का दे दो। मतलब जो बेसिकली मतलब इन एंड आउट फार्मर्स नहीं है, और जो फार्मिंग करना चाह रहे हैं, उनका ये मेजरली क्वेश्चन रहता है। उनको ऐसे लगता है कि अगर बड़ा प्लांट लगाएँगे, तो नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली फ्रूट आ जाएगा। पर हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर वो प्लांट 80-100 साल जीने वाला है, तो वी कैन वेट फॉर 1 मोर ईयर ना। वो कैसा हो जाता है, जितना बड़ा प्लांट लगाओगे, तो वो नर्सरी बैग में रह के उसका कॉइलिंग हो जाता है रूट ज़ोन का। अगर रूट ज़ोन का कॉइलिंग हो जाएगा और आप वो प्लांट लगाओगे, मतलब 3 साल के फॉर एग्ज़ाम्पल पेड़ को लगाओगे, तो उसका जो स्प्रेड आउट है, वो नहीं होता है। क्योंकि वो कॉइलिंग हुआ रहता है। वो स्टार्ट में वो पेड़ का ग्रोथ हो जाता है, मतलब 2-3 साल। पर 7-8 ईयर ऑनवर्ड्स ना, वो समझो बड़ा मतलब हवा आ गया, नहीं तो स्टॉर्म आ गया, तो एक तो टम्बल अप कर जाता है। बाद में उसका फ्रूट क्वांटिटी कम हो जाता है, और उतना वो फुल फ्लेज ग्रो नहीं होता। सो दैट्स व्हाई 9 मंथ्स टू 21-22 मंथ्स का जो प्लांट है, उस बीच में का जो है, दैट एवरीथिंग इज फीजेबल फॉर फार्मिंग इन द जैकफ्रूट। नॉट इन जैकफ्रूट के लिए तो ये मेजरली लागू होता ही है। और ये नर्सरी मतलब किसान को मिलता कहाँ है? आप भी नर्सरी का भी काम कर रहे हैं। अ, यूजुअली वो प्रोसेस कैसे होता है? इसका नर्सरी तैयार कैसे होता है? आप ग्राफ्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। राइट। ग्राफ्टिंग क्या होता है और आप ये जैकफ्रूट के लिए कैसे कर रहे हैं? मदर प्लांट्स रहते हैं, हमारे खुद के मदर प्लांट्स है ये 86 वैरायटीज़ में। उसमें हम लोग ने आइडेंटिफिकेशन किए हुए अलग-अलग वैरायटीज़ का। या आइडेंटिफिकेशन की वजह से क्या हो जाता है कि वो यूएसपी एक थोड़ा बहुत हमारे पास रह चुका है कि वो कौन से एरिया में कौन-सा प्लांट आ जाता है। या 8-10 सालों की स्टडी के ऊपर हम लोग ने किया हुआ है। बाद में फार्मर्स हम लोग के पास खुद आते हैं, या मानसून के पहले या मई एंड में फरवरी ऑनवर्ड्स हमारे पास बुकिंग शुरू हो जाता है। मतलब अगर 23,000 प्लांट्स मैंने बोला, तो उसमें से 10-12 तो हम लोग प्री बुक्ड ही रहते हैं। और उसमें से तो फिर जून में वो प्लांट्स एक तो फार्मर्स लेके जाते हैं, या पैन महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स में भी। ये साल हम लोग ने उत्तर प्रदेश तक भी प्लांट्स भेजे, बाई ट्रेन हम लोग ने भेजा था। तो उस हिसाब से वो फार्मिंग करते हैं एज पर फिजिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक के हिसाब से वो उनको सप्लाई करते हैं। तो फिर प्लांट्स बाद में फार्मर्स उसको प्लांटेशन करते हैं, उसका देखभाल करते हैं। तो उस टाइम हम लोग ने उसको प्रूनिंग टेक्निक भी डेवलप किया हुआ है। अगर आप अभी के जो जैकफ्रूट प्लांट्स देखोगे, तो वो 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट इतने ऊँचे हो गए, हुँ, और उसको फ्रूट्स बहुत है, पर वो हार्वेस्टिंग का मेजर इश्यू है। मतलब करेक्ट। पुराने ज़माने में पेड़ के ऊपर चढ़ने वाले आदमी मिलते थे, मतलब कोई ना कोई हर एक गाँव में एक्सपर्ट रहता था, अभी वो आदमी ही नहीं मिलते। सो दैट्स व्हाई हम लोग ने क्या किया 3 साल पहले, कि उसको प्रूनिंग टेक्निक डेवलप किया। ये किसी को टेक्नोलॉजी नहीं पता था। इवन द पीपल इन द बाकी क्रॉप्स में तो एग्रीकल्चर में होता है, शायद जैकफ्रूट में नया है। जैकफ्रूट में कैसा है कि मतलब उसके बारे में मैं बताता हूँ कि कैशू नहीं तो मैंगो, ये ऐसे जो क्रॉप्स है ना, उसको आप बाद में प्रूनिंग कर सकते हो। जैकफ्रूट को क्या है, आप बाद में प्रूनिंग नहीं कर सकते। अगर जैकफ्रूट को आप बाद में बीच में से काटोगे उसका मेन रूट, और जैकफ्रूट कैसा है, सनलाइट की तरफ स्ट्रेट ऊपर चला जाता है, और अगर वो आप काट दोगे तो उसमें से मानसून में पानी चला जाता है, और वो पूरा पेड़ मर जाता है। वो केस कैशू, मैंगो या अदर क्रॉप्स में नहीं होता है। हुँ, तो जैकफ्रूट के जब भी प्लांट छोटा रहता है, तभी उसको ही प्रूनिंग करना पड़ता है। वो एक पर्टिकुलर स्टेज है, समझो अभी आप 12 महीने का प्लांट्स लगाया, तो 3 महीने, 6 महीने के इंटरवल में अगर उसको प्रूनिंग करोगे, बेसिक हाथ से ही करना है, तो उसको क्या हो जाता है, 1 से 4 ब्रांचेस, 4 से 16 ब्रांचेस एंड 16 ब्रांचेस इज़ इनफ, मतलब उतना इनफ हो जाता है। मतलब क्या है, जैकफ्रूट का जो वर्टिकल ग्रोथ है, वो स्टॉप हो जाता है, और वो हॉरिजॉन्टल ग्रो होना शुरू हो जाता है। समझ गया। और वो 15 फीट बाय 15 फीट इसीलिए हम लोग ने किया है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कितना हो सकता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, और आप देखोगे कि मैंगो रहेगा, गुआवा रहेगा, कैशू रहेगा, वो सब फ्रूट्स है ना, वो एंड पे आते हैं, मतलब लीव्स के एंड पे आ जाते हैं।
मतलब आप देखोगे अगर वो समझ मैंगो गया। का आप इमेजिन करोगे तो वो एंड पे आते हैं। जैकफ्रूट ये ऐसा क्रॉप है कि वो ब्रांच पे आते हैं। मतलब जैकफ्रूट को जितना ब्रांचिंग होगा उतना ज़्यादा उसका फ्रूटिंग क्वांटिटी रहेगा और उतना ज़्यादा उसको फ्रूट्स का मतलब वेट और उसका फ्रूट सस्टेनेबिलिटी भी वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने डेवलप की है। फार्मर्स को हम लोग ये रिकमेंड करते हैं, फार्मर्स को करते हैं। जैकफ्रूट को बेसिकली सिर्फ 2 साल ही पानी देना, मतलब उसका रिक्वायर्ड मोस्ट रिक्वायर्ड 2 साल ही है। अगर आपके पास किसी के पास अगर वाटर अवेलेबिलिटी है तो बहुत वाटर इरिगेशन नहीं उसको करना है। कितना लगता है पानी जैकफ्रूट को? 4 टू 6 लीटर्स, वो भी हर रोज भी नहीं, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ऐसे आप उसको दोगे तो सफिशिएंट। मतलब उसको जीने के लिए जितना पानी चाहिए उतना ही देना पड़ता है। और ये पानी कैसे देते हैं? अब मेजरली हम लोग मतलब फ्लड इरिगेशन तो रेकमेंड नहीं करते क्योंकि बहुत सारा पानी हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन इज वेल गुड, मतलब ड्रिप इरिगेशन में आप कंट्रोल भी आपके ऊपर रहता है, सो दैट्स व्हाई ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो वो सबसे अच्छा है उसमें। ये ओवर इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन क्यों नहीं करना है उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि जैकफ्रूट जब भी फ्रूटिंग स्टेज में आने के बाद राइपनिंग स्टेज जब भी आता है उसका, तब अगर आप फ्लड इरिगेशन रहेगा ना तो जैकफ्रूट का स्वीटनेस कम हो जाता है। ये किसी ने इतने सालों में ऑब्जर्व नहीं किया, पर हम लोग ने वो रेगुलर ट्रायल्स लेके लेके हम लोग को ये ऑब्जर्वेशन में आया कि मेजरली जो जंगली मतलब जो वाइल्ड जैकफ्रूट है वो अप्रैल नहीं तो मई मंथ में वो उसके राइपनिंग का स्टेज आ जाता है। अगर उधर फ्लड इरिगेशन, हम लोग का क्या लगता है कि ऊपर से बहुत मतलब कड़क धूप है हम्म। और उसमें तो ज़्यादा पानी देना चाहिए, मतलब वो पेड़ को अच्छा खासा मतलब खाद मिल जाएगा, वैसे नहीं रहता है। अगर उसको आप ज़्यादा इरिगेट करोगे आप तो जो स्वीटनेस समझो उसका 20 ब्रिक्स है, 21 ब्रिक्स है, तो उसका स्वीटनेस लोअर डाउन हो जाता है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी रिकमेंड कि उसमें पानी का मतलब लागत भी बहुत कम है और उसको सिर्फ जीने के लिए जितना पानी चाहिए जैकफ्रूट को उतना ही आपको देना इस पे एक्सपेक्टेड है। मतलब पानी की भी बहुत बचत है, मतलब कम पानी के एरिया में भी इसका फार्मिंग बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। इसका स्टेज बाय स्टेज थोड़ा समझते हैं। आपने बोला मई के आसपास इसका नर्सरी को रेडी मतलब लेना चाहिए। यस। फिर मेरा 2 साल तक कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, राइट? 2 साल यस। मेरा डोरमेंसी पीरियड है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। फिर 2 साल बाद मेरा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फ्रूटिंग आने में कितना टाइम लगता है वहाँ से? आई विल इसके बारे में बताता हूँ कि स्टेज बाय स्टेज स्टेज फिर, बाय हाँ। स्टेज, ओके। ये जो मई जून का और अप्रैल का मैंने जो हुँ। बताया, वो जो पुराने पेड़ है मेजरली उसका जो बल्क में फ्रूटिंग आता है, आप अगर बैंगलोर में भी देखोगे, मुंबई पुणे में भी देखोगे तो मई और जून में भी सबसे ज़्यादा जैकफ्रूट दिखते हैं। नहीं तो रोड साइड भी सबसे ज़्यादा जैकफ्रूट दिखे। उसका क्या रीज़न है कि मानसून को लग के वो फ्रूटिंग राइपनिंग होना शुरू हो जाता है। पर हम लोग के पास जो वैराइटीज़ है कुछ-कुछ, उसमें भी मतलब वो फ्रूट शेप, फ्रूट साइज़, फ्रूट कलर उसके छोड़ के भी फ्रूटिंग सीज़न भी कुछ-कुछ अलग है। मतलब हमारे पास कुछ वैराइटीज़ ऐसे हैं जो दिसंबर में राइप होते हैं, अच्छा। जो जनवरी में राइप होते हैं, फरवरी में राइप होते हैं और जुलाई तक वो राइप होते हैं। अगर जितना जल्दी राइपनिंग सीज़न जितना जल्दी रहेगा, उसको मार्केट में उतना ज़्यादा रेट रहता है। मतलब अगर आप दिसंबर में आपके पास कोई जैकफ्रूट का फ्रूट राइप होता रहेगा, तो उसको मार्केट में आप ऐसे ही बेचने जाओगे तो 500 से ₹1000 मिलता है। पर और किलो? हाँ, पर किलो नहीं, पर फ्रूट पर पर फ्रूट फ्रूट? पर फ्रूट। पर अगर आप जून में बेचने जाओगे, तो वो ₹100 पे आ जाता है, ₹80। मतलब हमारे इधर अल्फांसो मैंगो का जो देवगढ़ नहीं तो पावस बेल्ट है, उधर से सबसे पहली मैंगो की जो हम लोग आम की पेटी जो है, वो मुंबई चली जाती है। क्या? तो उसको 20,000 रेट मिलता है। पर जब भी वो मई मंथ में आम की पेटी जाती है तो उसको 2,000-3,000 रेट मिलता है। उसी तरीके से तो फ्रूटिंग सीज़न भी अलग-अलग है। तो वो वैरायटी के हिसाब से अलग-अलग टाइम पे आता वैरायटी के अनुसार मेजरली जो अर्ली फ्रूटिंग वैरायटी जो है उसको ज़्यादा डिमांड रहता है। जितना जल्दी हो जाएगा तो उतना उसको फार्मर को उससे अच्छा कमर्शियल वैल्यू मिल सकता है। दूसरा मेजर वैराइटीज़ है वो 1.5 से 2 साल में ही फ्रूटिंग देना शुरू कर देते हैं। पर हम लोग ये रिकमेंड नहीं करते, एक आध फ्रूट लेने के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं पहले 1.5-2 साल में, क्योंकि उसका प्लांट का पूरा ग्रोथ नहीं हुआ रहता है। तो यू कैन टेक कमर्शियल हार्वेस्टिंग जो है वो 3rd ईयर से ही उसका लेना अभी एक्सपेक्टेड है। मतलब पेड़ का अच्छे से ग्रोथ हो जाता है और उसके बाद वो मतलब छोटे बच्चों को ही आप ज़्यादातर खाना खिलाओगे तो उनको वो इनडाइजेशन हो जाएगा। है। तो उनका वो पेट भी उतना होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वो फ्रूट का और प्लांट का ग्रोथ भी इतना अच्छे से होना चाहिए कि 3rd ईयर ऑनवर्ड्स वो फुल फ्लेज हो जाता है। तो उससे आप 8 से 10 फ्रूट एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द 3rd ईयर। एक फ्रूट का वेट ऑलमोस्ट 8 टू 10 केजीज रहता है, तो उसमें से आपको उतना उस पे मतलब इनकम और उसमें से क्वांटिटी हो जाता है। 3rd ईयर ऑनवर्ड्स एज पर आवर नॉलेज 1 एकड़ में अगर 200 प्लांट्स रहेंगे तो 10 टन ऑफ जैकफ्रूट आपको उसमें से मिलते हैं। मतलब 10,000 केजीज फ्रॉम 1 एकड़ ओनली। 10,000 केजी 200 प्लांट से? 200 प्लांट से, और ये तीसरे साल में। मतलब पांचवे 50 किलो पर प्लांट या ऑलमोस्ट। 50 किलो पर प्लांट ऑलमोस्ट, मतलब 5वें साल में वो 15 टन तक जाता है।
8वें साल में वो 20 टन तक बढ़ते जाता है, रहता है। बढ़ते रहता है। मतलब वो इट डिपेंड्स, मतलब जितने साल वो जितना फुल फ्लेज वो प्लांट हो जाता है तो वो बढ़ता जाता है। मतलब अगर आप मार्केट में देखोगे तो जैक फ्रूट का अगर मिनिमम रेट भी कंसिडर करोगे तो इट इज़ लाइक 8 रुपीज़ टू 10 रुपीज़ पर केजी। हम लोग 10 रुपीज़ पर केजी एवरेज रेट पकड़ लेंगे। वो 20 भी हो जाता है, 24 भी रहता है, 30 भी रहता है, हम लोग 10 ही पकड़ लेंगे। मतलब थर्ड ईयर में आप लोग ने समझो प्लांट एक 200 प्लांट्स लगाने के लिए समझो 50,000 रुपये खर्चा किया हुआ है। तो थर्ड ईयर में इटसेल्फ जब भी आपको आपने जो आरओआई का क्वेश्चन मुझे पूछा था थोड़ी देर पहले, तो समझो 10 टन मतलब 10,000 केजीज इंटू 10 मतलब 1 लाख रुपीज़ उसका इनकम शुरू हो जाता है। उसको आपने ना खाद डाला, ना उसको फर्टिगेशन किया, ना उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। मतलब इट इज़ अ कंप्लीटली सेल्फ सस्टेनेबल क्रॉप। आपने कॉस्ट कितना बोला लगता है? 50,000 अ, एक एकड़। एक एकड़ में आप कंसिडर करोगे तो प्लांट्स का और इसका पकड़ के 50-60,000 उसमें हो जाता है, इरिगेशन गड्ढा और वो सब चीज़ पकड़ के तो उतना हो जाता है। थर्ड ईयर में आप मिनिमम टू मिनिमम यू कैन गेट 1 लाख रुपीज़ फॉर 1 एकड़। और जैसे वो उसका वेट और एज बढ़ता जाएगा वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऑन एन एवरेज हमारा एक एक 5वें से 8वें साल में 1 एकड़ में से फार्मर कैन अर्न सब कुछ जाके एटलीस्ट 2.5 lakhs to 3 lakhs रुपीज़ पर एकड़। अगर ऐसे वो 5 एकड़ रहेगा, 10 एकड़ रहेगा, सिर्फ फ्रूट बेच के आपको इतना पैसा मिल रहा है और उसमें हम लोग कुछ डाल भी नहीं रहे। अल्फांसो के केस में और बाकी के केस में अगर नहीं तो आप पोमोग्रेनेट लो, मतलब हमको मिलते हैं 6 लाख 7 लाख रुपए पर एकड़, पर इनिशियली आप 3 साढ़े 4 लाख रुपए उसमें डाल रहे हो उसको फर्टिगेशन के लिए, उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए और मेंटेनेंस के लिए। मतलब 12-12 15-15 स्प्रेज करने पड़ते हैं उसके ऊपर। दैट इज अ कम्प्लीटली केमिकल क्रॉप, इसका तो कुछ मेंटेनेंस है नहीं और ये लॉन्ग लाइफ है। सो दैट्स व्हाई जैक फ्रूट फार्मिंग इज वेरी कमर्शियल। बट मैं जो समझ रहा हूँ ना मिथिलेश भाई कि थोड़ा पेशेंस वाला खेल है। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि राइट। लोग को खेती में लगता है एक ही बार से आ जाए, एक ही बार से पैसा मिल जाए। सबसे पहले तो पेशेंस वाला खेल है राइट। और थोड़ा एरिया भी होना चाहिए। अगर मैं 1-2 एकड़ में कर रहा हूँ तो शायद मेरे लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है? 1-2 एकड़ में अगर आप कर रहे हो तो ये स्मॉल एरिया में भी बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक स्टैग्नेटेड मतलब एक पर्टिकुलर इनकम, जैसे मैंने बोला कि 2.5 से 3 लाख रुपए परफेक्टली आपको आ सकते हैं उसमें, तो वो इनकम आपको जनरेशन होता ही रहेगा। कोई उस वही फील्ड में बहुत सालों से कुछ ना कुछ फार्मिंग करता रहेगा, तो इंटरक्रॉपिंग के लिए अपने पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। मतलब 15 फीट बाय 15 फीट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वो क्या कम डिस्टेंस नहीं हो गए। मतलब एक आपको पैसिव इनकम, इट्स लाइक अ पेंशन फॉर पीपल। आप करते हैं इंटरक्रॉपिंग? हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं, हम लोग क्या के इधर करते हैं? हल्दी करते हैं, हम लोग पाइनएप्पल करते हैं। तो इस टाइप से जो शॉर्ट क्रॉप्स है वो हम लोग सब इंटरक्रॉपिंग करते हैं। ये कोंकण मतलब ये हेवी रेनफॉल एरिया में कुछ कुछ क्रॉप्स आने वाले हैं। जैसे आप वहाँ पे अब अगर मैंने मध्य प्रदेश में एक जगह प्लांट्स दिए थे, तो उन्होंने कॉलीफ्लावर किया था, बाद में मिर्ची किया था इंटरक्रॉपिंग और बहुत अच्छे से हो रहा था उधर। मतलब डिपेंड्स ऑन द एरिया, मतलब आप उसमें से कितना निकाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन अस क्या वो फार्मिंग से हम लोग कितना कर सकते हैं ऐसे। अगर 1-2 एकड़ रहेगा, यू जस्ट टेल मी दैट 5-6 लाख रुपीज़ अगर आपको आने वाले 100 साल मिल रहा है, मतलब आने वाले 100 साल नहीं, पहले ही साल में आपको मिल रहा है और वो बढ़ता ही जाने वाला है। मतलब एक फ्रूट आप देखोगे, समझो 20 साल का एक प्लांट है, तो एक-एक प्लांट ऑलमोस्ट 50 फ्रूट्स देता है इंटू 10 केजीज़, मतलब 500 केजीज़ पर प्लांट, और ऐसे 200 प्लांट्स, मतलब वो वॉल्यूम कितना हो गया है, वो बढ़ते ही जाने वाला है। मतलब ये कैसा है, इट्स लाइक अ बिजनेस, मतलब वी हैव टू इन्वेस्ट फॉर फर्स्ट 2-3 इयर्स और आगे जाके इट इज हैविंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो 20 जैकफ्रूट के टाइप्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बता सुना टेंडर, राइप, या आपने 2-3 बार बोला। जब ये फ्लावरिंग जब ये होता है जैक फ्रूट को मेजरली, तो उसके बाद जब ये छोटा फ्रूट उसको आ जाता है प्लांट को, तो उस वो स्टेज से राइप होने तक ऑन एन एवरेज 110 दिन लगते हैं। ओके। फ्लावर से राइपनिंग तक? फ्लावर से राइपनिंग तक 110 दिन लगते हैं फ्रूट को प्लांट के ऊपर। और उसमें 3 स्टेजेस हैं। मतलब हम लोग जो टेंडर जैकफ्रूट बोलते हैं, मतलब उसमें सीड डेवलपमेंट से पहले वाली जो स्टेज है, वो पहले एक 30-40 दिन में आ जाता है उसका। और उसको मार्केट में अगर देखोगे तो 20, 22, 24 रुपए पर केजी उसको रेट है। किसको रेट है ये समझा नहीं, फिर से बोलिए। टेंडर जैकफ्रूट, द टेंडर जैक। स्मॉल वन, हाँ, अप टू 2.5 to 3 केजीज रेट, 3 समझ। केजीज वेट। वेट। ओके। तो उसको 20, 22, 24 रुपए उसको पर केजी ऑन एन एवरेज, लोएस्ट रेट में आपको बता रहा हूँ, वो काफ़ी हायर भी है। बाद में सीड डेवलपमेंट होने के बाद भी उसका सब्जी के लिए यूज़ करते हैं। सीड वाला। हाँ, तो उसका वेट रहता है 5 to 8 केजीज़। ओके। और जब ये राइपनिंग स्टेज में जैकफ्रूट आ जाता है, मतलब 90 दिन के आगे, मतलब लास्ट के 20 डेज़ में या 25 डेज़ में, तो उसका वेट अबाउट 11, 12, 10, 13, 15 ऐसे केजीज़ में उसका कन्वर्जन होता है। उस टाइम उसका रेट 10 से लेके 20 रुपए पर केजी ऐसा रेट उसमें आ जाता है, तो ऐसा। आप बेसिकली कह रहे हैं कि फ्रूट के अलग-अलग स्टेज में मैं अलग-अलग रूप में इसको बेच सकता हूँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कौन से रूप में बेचना चाहिए?
मैं बताऊँ आपको तो अभी फ़िलहाल में जो टेंडर जैकफ्रूट है, उसके लिए काफ़ी डिमांड बढ़ रहा है इंडिया के सिनेरियो में और क्यों? ग्लोबल में। क्योंकि क्या है कि जैकफ्रूट इज़ कंसिडर एज़ द वेगन मीट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, मतलब वी आर कमिंग अप टू नाउ, अभी प्रोसेसिंग के पार्ट पे भी हम लोग आ गए, मतलब ये बात करते-करते कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे देश वेजिटेरियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, और वेजिटेरियन की तरफ बढ़ने की वजह से उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। व्हाट विल बी द वीगन सब्स्टिट्यूट एज अ फ्रूट और एज अ फूड? सो उस टाइप में सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाने वाला क्रॉप है वो है जैक फ्रूट। ओके, और जो टेंडर जैक फ्रूट है, सीड डेवलपमेंट की पहली स्टेज वाला जैक फ्रूट, वही उसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और इसीलिए, और वो हार्वेस्टिंग के लिए भी ईजी है। अगर आप राइप फ्रूट पेड़ के ऊपर से नीचे गिर भी गया तो उसको मतलब वियर एंड टियर, मतलब वो डैमेज हो जाता है। अगर हुँ। टेंडर जैकफ्रूट हार्ड रहता है उसका शेल, वो गिर भी जाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हार्वेस्टिंग के लिए छोटा रहता है, सो इवन यू कैन प्लक इट इन बल्क एंड यू कैन जस्ट थ्रो इन अ नेट एंड यू कैन कलेक्ट इट एंड यू कैन जस्ट सेंड इट टू मार्केट। तो ये हार्वेस्टिंग ईजी है। बारिश के पहले आ जाता है, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए वगैरह भी लोगों को ईजी आसान हो जाता है। और उसके रेडी मार्केट अवेलेबल है एज अ ग्रेप्स या स्ट्रॉबेरी जो रहता है वो पनेट पैक्स में आता है। और आप देखोगे कि अगर होल जैकफ्रूट बेचने जाओगे तो 150 से 200 रुपए आते हैं मार्केट में। पर सिर्फ पनेट पैक्स में भी बेचोगे तो वो डायरेक्ट वो 1000 रुपए पे चला जाता है, 1200 रुपए पे चला जाता हुँ, है। हुँ। सिर्फ निकाल के हम लोग क्या, सिर्फ उसको कटिंग कर दे, क्लीनिंग कर दिया, वी आर डूइंग। सो हम लोग फार्मर्स को रेकमेंड करते समय ऐसे करते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब के वीडियोज ने तो बाहर के देश की वीडियोज देख के बोलते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ सब्जी वाला ही जैकफ्रूट दे दो, हुँ। हमें बाकी नहीं चाहिए। सो वी नेवर गिव ओनली अ वेजिटेबल जैकफ्रूट टू देम। हम लोग उनको सिर्फ सब्जी वाला क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके राइप जैकफ्रूट के लिए डिमांड आता है, जो जिसका तो फिर ड्यूअल पर्पस यूज है। मतलब आपको अगर सब्जी के लिए बेचना है तो आप पहले 30-40 दिन में तोड़ो और बेच दो। पर आगे जाके समझो राइप जैकफ्रूट के लिए डिमांड आ जाएगा, तो वही फ्रूट आप प्लांट पे रख दो और 60-70 दिन और राइप बेचो। मतलब दोनों यूजेस से आपको अच्छा खासा इकोनॉमी उसमें से डेवलप हो सकता लेकिन है। आप कह रहे हैं आज के डेट में जो टेंडर है मतलब थोड़ा हाँ। कम, उसका डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, यस। राइप के कंपैरिज़न में। आप जो ये जैकफ्रूट या कटहल उगा रहे हैं, हुँ। उसका एज़ अ टेंडर फ्रूट या राइप फ्रूट वो आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? उसको बेच कहाँ रहे हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर में कॉमन क्वेश्चन वही है, उगाना यस, सबको आता एग्ज़ैक्टली। है, बेचूँ कहाँ? कैसे बेचूँ? मार्केट नहीं है, ये नहीं है, वो है। तो उसको आप कैसे कर रहे हैं? अब जैकफ्रूट के केस में हम लोग में थोड़ा उल्टा हम लोग को एक्सपीरियंस आया है इसमें, कि जैकफ्रूट को मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और उसको सप्लाई बहुत कम है। बाकी क्रॉप्स में कैसा होता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, दैट्स व्हाई उनको रेट नहीं मिलता। पर वो डिमांड है, वो टैप करने के लिए हमारे पहले 4-5 साल चले गए उसमें, कि हू आर मतलब किनको ये डिमांड है। अभी कुछ-कुछ वेंचर्स ऐसे हैं, वो उसमें से वो चिप्स बनाते हैं, रेडी टू ईट बनाते हैं, पल्प फॉर्म में बनाते हैं। अगर आप देखोगे कि नेचुरल आइसक्रीम्स में सिर्फ़ जैकफ्रूट का आइसक्रीम सिर्फ़ नेचुरल्स में ही मिलता है। अच्छा। बाकी किसी ही आइसक्रीम इंडस्ट्री में अभी फ़िलहाल में नहीं, क्योंकि क्या है, उसको जब भी हम लोग ने नेचुरल्स के साथ भी बात किया तो उनको उतना सप्लाई ही नहीं आ रहा है। मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, पर अच्छा। वो बीच में का मार्केट कौन टैप करेगा? सो दैट्स व्हाई राइट नाउ हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर व्हाइट लेबलिंग में ही इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्योंकि आवर इंडस्ट्री मतलब आवर वेंचर वाज़ अ ग्रोइंग वेंचर, इट इज़ अ ग्रोइंग वेंचर ग्रेजुअली। तो उसमें हम लोग जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग मेजरली फ्रूट्स बेचने के ऊपर हमारा ज़्यादा फ़ोकस नहीं है, हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। तो उस हिसाब से हम लोग वो मार्केट में बेचते हैं। कंपनीज़ के साथ टाई अप्स वगैरह करके हम लोग उनको एक व्हाइट लेबल प्रोडक्ट बना के व्हाइट देते। लेबल प्रोडक्ट क्या होता है सर? समझा सकते हैं ऑडियंस के व्हाइट लिए? लेबल प्रोडक्ट मतलब इट इज़ वेरी सिंपल कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब लेज़ ने तो बालाजी इन द चिप्स इंडस्ट्री, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल वो तो हर चीज़ पोटैटो के साथ, वो पोटैटो तो फार्मिंग नहीं करते, वो किसी के पास से तो पोटैटो आता रहेगा, मतलब इट हुँ। इज़ लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसको कोई तो पैकिंग करता रहेगा, कोई तो लेबलिंग करता, अभी उनका खुद का फैसिलिटी है। अगर समझो किसी को जैकफ्रूट का चिप्स बेचना है, किसी को जैकफ्रूट का रेडी टू ईट वेजिटेबल बेचना है, एंड इट इज़ अ ह्यूज ब्रांड, और हम लोग को कोई ना कोई ऐसा अप्रोच करता है, हम लोग खुद उनको अप्रोच करते हैं और हम लोग उनको एंड टू एंड प्रोडक्ट बना के देते हैं विदाउट लेबलिंग्स। ओके, दे टेक देयर पैकेजिंग, दे डू देयर लेबलिंग एंड दे सेल इट इन द मार्केट। हम सिर्फ उसका हाइजीनिटी और उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो सब अच्छे से मेंटेन रख के वो सप्लाई करते हैं, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अ वाइट लेबलिंग, और मेजर काफ़ी फूड इंडस्ट्री में ये काफ़ी चलता है। समझ गया। ऑडियंस के लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग क्या होता है, क्योंकि जैसे हम पॉडकास्ट के स्टार्ट में मैंने बोला था कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट में प्राइस और शेल्फ लाइफ। यदि आप टमाटर या जैकफ्रूट किसी भी चीज़ को प्रोसेस करेंगे केचप में या फिर इसके मामला में चिप्स में दूसरे फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस 5x 10x हो जाता है। आपने पेनेट का बोला 5x, प्रोसेस करोगे तो ऑलमोस्ट 10x आपका प्राइस हो जाएगा। राइट। और साथ ही साथ जो शेल्फ लाइफ का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन एक छोटा साधारण किसान शायद ये खुद से प्रोसेसिंग नहीं लगा ठीक है। सकता है, राइट? आपके पास एक एफपीओ है जिससे आप बायबैक भी कर रहे हैं और जिसका आप यूज़ करके ये प्रोसेसिंग में डाल रहे हैं। उस मॉडल के बारे में थोड़ा समझा सकते हैं कि वो कैसे ऑपरेट हो रहा है, कितने किसान हैं, और अल्टीमेटली जो वो प्रोसेसिंग में आप क्या-क्या कर रहे हैं वो भी बताएँगे तो लोगों को समझ आएगा कि ये भी मुमकिन है। राइट। एक्चुअली मतलब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि फार्मिंग इज़ नॉट लाइक अ फार्मिंग, हम लोग को उसको बिज़नेस की तरह करना चाहिए। करेक्ट। और फार्मिंग सेक्टर में अगर आप एक्स्पोनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि फ़िलहाल में तो एफपीओ इज़ अ वेरी गुड कांसेप्ट। मैं खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होने की वजह से थोड़ा मुझे ये अर्ली रियलाइज़ेशन हो गया कि वी नीड टू फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन और कंपनी। हुँ, हम लोग ने 2020 में, पहले हम लोग इंडिविजुअली करते थे, 2020 में ऑलमोस्ट 5 इयर्स बैक हम लोग ने वो फॉर्म किया। और अभी फिलहाल में हम लोग के पास अबाउट वी आर वर्किंग अलॉन्ग विद 1077 फार्मर्स, क्या वो बात जो है! हमारा मुंबई गोवा के बीच में जो कोंकण बेल्ट सब है। जैक फ्रूट है। मेजरली आर द जैक फ्रूट, बिकॉज हमारे इधर कैशू भी होता है, अल्फांसो मैंगो भी होता है, पर मेजरली आर द जैक फ्रूट फार्मर्स, रेस्ट आर द कैशू एंड मैंगो फार्मर्स। तो उस लोग में, उसमें हम लोग ने क्या एक्सपीरियंस किया कि हम लोग ने पहले ट्रेडिंग किया, पहले 1-2 साल में ट्रेडिंग, ट्रेडिंग किया एफपीओ के थ्रू। मतलब आप खरीद कैसे? के बेच रहे थे। खरीद के बेच रहे, मतलब ये वेरी इजीएस्ट वे टू अर्न लिटिल बिट ऑफ मनी फॉर अस। उसमें कैसा है कि कैशू और जैक फ्रूट हम लोग ने दोनों किया। जो मैंने टेंडर जैक फ्रूट का बोला था, हुँ, हम लोग टेंडर जैक फ्रूट मार्केट से, फार्मर्स से, जो अभी उसका वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो है वैल्यू। तो उसका हम लोग ने वो फार्मर्स को, जो मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स छोड़ के भी कुछ लोग हैं, तो उनको एक इकोनॉमी डेवलप करने का 0 उन, क्यों है वैल्यू? क्योंकि क्या है कि जैकफ्रूट की तरफ कमर्शियली किसी ने देखा ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया अच्छा, कि मतलब वो राइप जब भी होता है वो गिर जाता है। वो तो कोई तो मतलब जो ट्रेडर रहता है वो आता है, अरे ये पेड़ को तेरे 20 जैकफ्रूट है, तो ये 500 रुपये ले ले, मैं 20 जैकफ्रूट लेके जाता हूँ। वो मुंबई में और पुणे में जाके वो बेच देते हैं। वो सिस्टम चलता था। तो हम लोग ने क्या किया, वी स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑल द टेंडर जैकफ्रूट एंड राइप जैकफ्रूट फ्रॉम देम। क्या, तो हमारे पास एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया। तो हम लोग ने पहले एपीएमसीज में भेजना शुरू किया, जहाँ पे पूना में जहाँ पे डिमांड है, मार्केट यार्ड एरिया, वहाँ पे भेजना शुरू किया। उसमें से हम लोग को थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन हुआ। उसमें हम लोग को पता चला कि डिमांड तो है, पर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। क्या रेट मिल रहा था उस समय? उस टाइम वो फ्रूट का रेट मिल रहा था, मतलब अबाउट 80 टू 100 रुपीज़ फॉर अ राइप वन, एंड उसमें फॉर द टेंडर वन इट वाज़ लाइक 60 रुपीज़, 50 रुपीज़, ऐसे उसमें हम लोग मिल रहा था। मतलब ये 20 रुपीज़ और 5-8-6 रुपीज़ पर केजी, उस हिसाब से। फिर भी वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा था, क्योंकि जिसका वैल्यू ही ज़ीरो है, तो उसको अगर 100 रुपए मिल रहा है, तो इट इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमी। हुँ, तो वो जैकफ्रूट के केस में किया, और हम लोग के कैशू के केस में भी हम लोग ने क्या किया कि हमारे इधर कैशू बेल्ट, अभी मैं जिस तालुका से आता हूँ, लांजा तालुका जो है रत्नागिरी में, वो सबसे ज़्यादा कैशू प्रोड्यूसिंग तालुका है पूरा महाराष्ट्र स्टेट का। ओके। तो उधर क्या होता है कि पूरा मोनोपोली ट्रेडर्स का ही है, मतलब जिसका एक पेड़ भी नहीं है, ही इज अर्निंग इन क्रोर्स। और जिसका फार्मिंग है कैशू का, हम लोग देखेंगे कि कैशू एक एलाइट प्रोडक्ट, हम लोग ऐसे सोचते हैं, हुँ, राइट? मतलब थोड़ा जैकफ्रूट को छोड़ के मैं बता दूं कि एफपीओ समझ में नहीं, कि अपनी आसान हो जाएगा कि इलाइट प्रोडक्ट, हम लोग क्या, ड्राई फ्रूट 1000 रुपए किलो है। हम लोग को लगता है कि वो फार्मर भी बहुत मतलब अमीर रहेगा, हुँ, बट आप देखोगे कि कैशू का फार्मर बिल्कुल भी अमीर नहीं है। ही इज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड एंड ही इज नॉट अर्निंग। मतलब 10 एकड़ आप ग्रेप्स लगाओगे, तो वो एक अच्छा लखपति आदमी उसको बुलाते हैं, मतलब वो 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख उसमें से कमाता है। पर अगर 10 एकड़ कैशू किसी का रहेगा, तो हार्डली वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख उतना ही कमा रहा है। हाँ भाई, मतलब पर एकड़ मुश्किल से 30 से 40 हज़ार। हाँ, यस, यस, 30 से 40 हज़ार, राइट। तो उसमें कैसा है, क्योंकि क्या है कि मार्केट में ट्रेडर्स का मोनोपोली ज़्यादा है, प्रोसेसर्स वो प्रोसेस करके वो 1000 रुपए से ही बेच रहे हैं, पर फार्मर्स को जो ग्राउंड पे मिल रहा है, वो 100 रुपया है, 110 रुपया है। बाद में अभी अफ्रीका का कैशू भी इम्पोर्ट हो रहा है, मतलब महाराष्ट्र में और जो बेल्ट में काफ़ी प्रोसेसिंग यूनिट है कैशू के, वो सबसे ज़्यादातर इसके ऊपर ही चल रहे हैं। मतलब क्या है, अफ्रीका के कैशू के ऊपर, उधर लेबर कम है, उधर से 60-70 रुपीज़ से मिल जाता है। तो उस केस में हम लोग ने क्या किया कि एफपीओ के माध्यम से जो कैशू फार्मर्स थे हमारे हुँ, रिलेटेड, और जो नॉन मेंबर्स भी है, उनका कैशू इकट्ठा करने के लिए शुरू किया। एक प्रोसेसर, बड़ा प्रोसेसर रिलेटेड टू माइन मीन सर्कल ओनली, उनसे हम लोग ने कॉन्टैक्ट किया। तो हम लोग ने पहले साल में 20 टन, बाद में 50 टन, 100 टन, हम लोग ऐसे इकट्ठा करके उनको देते थे। जो मार्जिन्स एक ट्रेडर खाता था, वो मार्जिन्स हम लोग ने फार्मर को दे दिया। मतलब अगर ट्रेडर 110 रुपए से फार्मर से लेता था 50 केजी, 100 केजी, और फार्मर्स कैसे, स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, छोटे, हाँ। छोटे फार्मर्स, वो कैसा है 50 केजी, 100 केजी, 200 केजी, 500 केजी, अगर वो जब ही लाओगे, जो ट्रेडर जो रेट बताएगा उस हिसाब से उसको बेचना पड़ता था, बराबर है। एफपीओ के माध्यम से क्या हो गया कि 10,000 किलो, 50,000 किलो हमारे पास वॉल्यूम हो गया। हुँ, तो हम लोग वो रेट भी बढ़ा के मांगते थे, और वो ट्रेडर्स जो 7-8 रुपया, 10 रुपया मार्जिन खाता था, वो डायरेक्टली हम लोग ने अच्छा क्वालिटी का माल उनको
दे दिया, तो इस वजह से वो 10 रुपए और इतने मतलब समझो 20,000 किलो इंटू 10 मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमी हो गया वो, करेक्ट, बराबर? बहुत। तो वो सब पैसा फार्मर्स के पास चला गया। वी केप्ट अ लिटिल वेरी लेस मार्जिन फॉर आवर एफपीओ। तो ऐसे आपने कैशू के साथ स्टार्ट कैशू के साथ और जैकफ्रूट के साथ, ये दोनों के साथ, ये एफपीओ का जो ताकत है, जो क्वेश्चन आपका था मेजरली कि एफपीओ क्या रहता है, तो दिस इज व्हाट वी हैव परफॉर्म थ्रू एफपीओ। अभी एफपीओ के बाद हम लोग ने क्या, अभी ये 2-3 सालों में और इन कमिंग टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने फार्मिंग किया हुआ है, अभी जैकफ्रूट कमर्शियल क्रॉप तो हमने इस्टेब्लिश हो गया, वो सब प्रूव भी हो गया। पर अगर 10-20-50 पेड़ वाले तो वो ठीक है, पर जिसका 100 पेड़ है, 200 है, 500 है, 1000 पेड़ है, तो उसको हर एक आदमी को वो मार्केट में बेचने का बहुत बड़ा इशू है। हम्म। मतलब मार्केटिंग का बहुत इशू है। कैसे बेचूं? कैसे बेचूं, क्या किसको बेचूं, तो वो कैसे अच्छा रेट मिल पाएगा। तो हम लोग ने एक सिस्टम डेवलप किया उसमें। अभी खुद का फूड प्रोसेसिंग यूनिट था, तो अभी थोड़ा वो हम लोग एक्सपांशन भी कर रहे हैं ये साल में, इट्स टुडे दिस ईयर इटसेल्फ। तो उसमें हम लोग ने कैसे किया कि जो फार्मर, जो जो बड़ा फ्रूट है, राइप फ्रूट है, अगर मार्केट में अभी फिलहाल में उसको 5 रुपए 6 रुपए, तो हम लोग 10 रुपए 12 रुपए 14 रुपए पर केजी से उनसे ही बायबैक करें। मतलब जिसने 100 500 1000 पेड़ लगाया हुआ है, उसका वॉल्यूम तो बहुत बड़ा है, पर वो बेच नहीं पा रहा है, तो हम लोग ही उससे बायबैक कर रहे हैं। हम लोग ही कॉमन फैसिलिटी में सेंटर में उसको प्रोसेस करेंगे क्या, और वही हम लोग पूरा ग्लोबली वो मार्केट में बेचेंगे। एंड दिस इज द मेजर सिस्टम। ये एफपीओ के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये सिस्टम हम लोग ने हर एक क्रॉप में करना चाहिए। लेकिन आप जो एक बात बताइए, आप जो बायबैक कर रहे हैं किसान से हम्म बेहतर भाव देकर उनको, हम्म उसके बाद आप पैसा कैसे कमा रहे हैं? आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उसमें से आपको बेटर प्राइसेस मिल रहे हैं, और क्या क्या प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं वो थोड़ा समझा सकते हैं? राइट। जैकफ्रूट में आप देखोगे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस तो प्रोसेसिंग के ऊपर ही है। कोई भी फार्मर हम लोग ने ऑब्जर्व किया, एज आई एम फ्रॉम अल्फांसो बेल्ट, अल्फांसो मैंगो में कोई फार्मर 10-20 एकड़ भी अल्फांसो मैंगो लगाया तो बहुत करोड़पति हुआ, ऐसा हमें कभी सुना नहीं। क्योंकि क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो सिर्फ फार्मिंग के सीजन में आम खरीद रहा है, निकाल रहा है और मार्केट में बेच रहा है। प्रोसेसिंग कोई भी नहीं कर रहा। पर आम के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसके लिए काफ़ी है। वही हम लोग ने जैकफ्रूट के केस में किया है कि अगर जैकफ्रूट को, जो मैं पर नेट पैक्स का जो मैंने बताया कि 100 रुपए को जैकफ्रूट को हम लोग 1000 रुपए कैसे मिला सकते हैं, क्योंकि और वो प्रैक्टिकली प्रूवन चीज़ है। उससे आगे जाके हम लोग उसमें से रॉ चिप्स भी बनाते हैं, राइप चिप्स भी बनाते हैं। रॉ चिप्स का अगर मार्केट में आप रेट देखोगे तो एक होलसेल रेट इज अबाउट 700 रुपीज़ पर केजी रॉ चिप्स का। राइप जैकफ्रूट का चिप्स का जब देखोगे तो उसका अबाउट 1500 टू 1600 रुपीज़ पर केजी है। क्या बात है! यही वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडियन इकोनॉमी में आप कैलकुलेट करोगे तो यही राइप जैकफ्रूट के चिप्स उधर 3000 रुपए, 3500 रुपए, उससे उतने मतलब कॉस्टलियर इसमें बेचे जा रहे हैं। आप बेच पा रहे हैं अभी उस रेट पर? वो रेट पे नहीं, पर ये 1500 रुपीज 1600 रुपीज पर केजी से जो है वो उस रेट से हम लोग बेच पा रहे हैं। जिनके लिए हम लोग व्हाइट लेबलिंग भी करते हैं, वो तो उनको लिए हम लोग ने एक पर्टिकुलर रेट सेट किया हुआ है, 1100 1200। तभी भी बहुत है, बहुत है। मतलब आप जो जैक फ्रूट 10 रुपए का है, नहीं तो 100 रुपए का है, वो 12 टाइम्स हो रहा है, 15 टाइम्स हो रहा है। ये सिर्फ मैंने चिप्स का बारे में बताया। सुन लीजिए किसान भाई कि जो मार्केट में प्रोसेसिंग का क्या पावर है, और प्रोसेसिंग एफपीओ के बाद ही हो सकता है। जो चीज़ आप बोले 10 रुपए का है, वो आपको 1200 रुपए पर किलो पे बिक सकता राइट है। राइट। और ये तो चिप्स का मैंने बताया। अभी हम लोग अपकमिंग प्रोडक्ट्स भी है उसमें, मतलब मैंने आपसे वो कैटलॉग भी शायद से शेयर किया हुआ है। उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब वीगन मीट इज़ देयर, रेडी टू ईट वेजिटेबल इज़ देयर। मतलब घर पे जाके जैकफ्रूट का सब्जी बहुत लोगों को पसंद है। नॉर्दर्न नॉर्दर्न स्टेट्स के जो लोग हैं, यूपी, कटहल कहते हैं, बिहार, हाँ। कटहल, उसके ऊपर मूवी भी आया था, एक कटहल मूवी। पिछले साल भी एक मूवी आया था वो जैकफ्रूट के ऊपर, कि वो गांव का पॉलिटिशियन रहता है, उसको कटहल पसंद रहता है सब्जी। अच्छा। वो ऐसा स्टोरी था पूरा वो मूवी का। ओके, तो उस हिसाब से जो रेडी टू ईट वेजिटेबल है वही केस। तो फिर जो खरीददार है, जो सिटी के ओरिएंटेड लोग हैं, तो उनको कटहल लाना, काटना, लैटेक्स हाथ को लगना, चाकू नहीं रहना, वो सेम स्टोरी उनको भी लागू हो जाता है। तो हम लोग रेडी टू ईट फॉर्म में ला रहे हैं। मतलब घर पे जाने का, सिर्फ पैकेट खोलने का, गर्म करने का, डायरेक्टली रेडी टू ईट फॉर्म, मतलब आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। बर्गर पैटीज जो है, क्या वो भी इसके बर्गर कटहल का? जैकफ्रूट के, क्योंकि क्या है उसको मीट टेक्सचर है, मैंने जैसे बताया। वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद इज फेमस फॉर बिरयानीज। बिरयानीज के लिए इतना फेमस है कि उधर मतलब मटन और चिकन का ही है। पर उसका जो वेंचर है वो मटन, चिकन और जैकफ्रूट बिरयानी बनाता है। हम लोग भी हमारे घर, खुद के घर पे जैकफ्रूट के सीजन में जैकफ्रूट का बिरयानी बनाते हैं। अगर आप जैकफ्रूट का बिरयानी खाओगे, वो टेंडर जैकफ्रूट से बनाया हुआ, आप बता नहीं सकते वो चिकन है या मटन है या जैकफ्रूट है, क्योंकि उसको वो टेक्सचर और वो पूरा इसेंस और उसमें स्मेल वो उसमें आ जाता है। सो दैट्स व्हाई दीज आर द कमिंग प्रोडक्ट्स विच वी आर लॉन्चिंग। सो जैकफ्रूट बर्गर पैटी इज देयर, जैकफ्रूट टिक्की इज देयर, चिप्स है आपका। चिप्स है। बाद में पाउडर्स को काफ़ी डिमांड है, क्योंकि आगे समय में
पल्प जो है वो पल्प में शेल्फ लाइफ और वो काफ़ी इश्यूज होने के कारण जो पाउडर्स फॉर्मेशन है, मतलब अगर आइसक्रीम इंडस्ट्रीज को अगर वॉल्यूम पे सप्लाई करना है तो समझो 10 केजी का पल्प का टीन देना है, तो उससे बजाय आधे किलो का अगर पाउडर सप्लाई करेंगे तो उसमें से वही वॉल्यूम का आइसक्रीम डेवलपमेंट हो जाता है। सो ये राइप केस में हम लोग वो पाउडर फॉर्मेशन भी करने वाले हैं राइप केस में जैकफ्रूट के, सो विच विल बी सप्लाई टू द आइसक्रीम इंडस्ट्री। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं समझा हूँ समझा। कि फूड प्रोसेसिंग में आपके एक अलग अलग इंडस्ट्री खुल जाते हैं। आप मंडी एग्जैक्टली। केवल एक मंडी मार्केट होता है। आप आइसक्रीम इंडस्ट्री को बेच सकते हो, आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बेच सकते हो, राइट। आप होटल्स को बेच सकते हो, डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच सकते हो। जैसे अगर मैं बर्गर का पैटी बना रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जो वीगन है, वीगन एग्जैक्टली। मतलब आप डेयरी भी नहीं खाते हो, आप मीट भी नहीं खाते हो, कुछ नहीं खाते हो। मैं पढ़ रहा था कि एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिट्स हैं, जो कार्बन क्रेडिट्स हम बोलते हैं। यस। कैसे जैक फ्रूट, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ऑर्चर्ड प्लांटेशन है इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, ओके, बट आप कह रहे हो कि जैक फ्रूट से कार्बन क्रेडिट बेहतर होता है। बताता हूँ मैं। कैसे? थोड़ा एक पॉइंट स्किप हो गया तो वो भी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि हम लोग ने सिर्फ ये इनर फ्रूट के बारे में प्रोसेसिंग के रिलेटेड हम लोग ने समझा। ओके, जो बाहर का शेल है इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट। हम लोग ने उसके ऊपर आईपी भी किया हुआ है और हम लोग ऑलरेडी वो प्रोसेस में है। अगर हम लोग ने एक डेवलप किया, इट इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ कैटल फीड और इट इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ फर्टिलाइजर। मतलब अगर हम लोग जो हमारे एफपीओ का फार्म्स है, फार्मर्स है, सब लोग हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो जैकफ्रूट में 30 to 32% वेस्टेज निकलता है एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड टू जैकफ्रूट। समझे, आज 1000 किलो प्रोसेस किया तो 300 केजी वेस्ट है प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग में, तो 300 केजी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फर्टिलाइजर एंड इट इज़ वेरी गुड फर्टिलाइजर। वही आप ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, कंप्लीटली ऑर्गेनिक, और वही आप प्लांट्स को डाल सकते हो और आपको उसको केमिकल फर्टिलाइजर का कॉस्ट वापस पूरा उधर से नील हो गया। इसका रिसर्च है? 100% रिसर्च है उसका, क्योंकि क्या है वो डिकम्पोजिंग है, मतलब उसको फर्मेंटेशन और वो डिकम्पोजिशन स्पीड सबसे ज़्यादा है जैकफ्रूट को। सो दैट्स वाई वो एक हो गया। अगर थोड़ा एडवांस स्टेज में जाके हम लोग ने जो किया हुआ है इट इज़ वेरी गुड कैटल फीड। हम लोग ने ट्रायल्स लिए थे काऊ के ऊपर। ओके, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ डूइंग अलॉन्ग विथ मी ओनली। तो उसमें हम लोग ने कैसे किया है उसने कि जो ड्राइड पाउडर फॉर्मेशन उसको एक प्रोसेस 2-3 प्रोसेस करके जो बनाया हुआ है, अगर वो आप कैटल्स को दोगे तो कैटल में जब भी वो काऊ ने समझे 30 दिन हाफ केजी उसने खाया तो उसके मिल्क फैट में 2% का ग्रोथ हम लोग ने ऑब्जर्व किया। और मिल्क फैट बढ़ना मतलब मिल्क का जो प्रोडक्टिविटी और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है इट इज़ वेरी गुड फॉर ह्यूमंस। ओके, मतलब अगर आप जैकफ्रूट का कट करोगे, पूरा खाओगे और उसका शेल अगर फेंक दोगे तो आजू बाजू जो सब गाय भैंस रहेगी ना वो उधर कितने भी लंबा रहेगा उधर आके वो खाती है, क्योंकि क्या है इट इज़ न्यूट्रिशियस फॉर देम। सो इट इज़ गुड काइंड ऑफ कैटल फीड। हम लोग ने 2-2.5 साल पहले जैकफ्रूट के जो ग्रीन लीव्स है वो हम लोग ने जर्मनी को एक्सपोर्ट किए थे, सम ऑफ द वेंडर ऑफ महाराष्ट्र ओनली, उनके थ्रू, मतलब जैकफ्रूट के लीव्स? लीव्स, ग्रीन लीव्स। तो फिर पहले साल हम लोग ने दिया तो हम लोग को पता नहीं था कि किस लिए ले, उन्होंने भी हमें मुझे बताया नहीं था। तो नेक्स्ट ईयर वापस हम लोग ने दिया तो आई डिड अ रिसर्च ऑन दैट कि जैकफ्रूट के लीव्स में जो लेटेक्स और बाकी चीज़ें हैं ना, दैट एक्सट्रैक्ट इज बिन यूज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। बाहर के देशों में उसका यूज़ होता है, अभी तक वो R&D अपने इंडिया में नहीं हुआ है। तो अगर लीव्स उसका यूज़ में आ जाता है, शेल यूज़ में आ जाता है, सीड यूज़ में आ जाता है। सीड के बारे में मैं भी एक अपना पॉइंट छूट गया कि सीड हम लोग बाजार से जाके आलमंड्स खरीदते हैं। करेक्ट। किसी ने अपने को बताया कि आलमंड रात को भिगो के डालो, सुबह उसका छिलका निकालो और खाओ तो अपना मेमोरी स्ट्रांग हो जाता है। हमने जब ये जैकफ्रूट सीड का न्यूट्रिशनल एनालिसिस किया ना, 4 to 4.5 आलमंड जितने रहते हैं उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स है ना उतने एक जैकफ्रूट के सीड में न्यूट्रिएंट्स है, जैकफ्रूट के सीड में। सीड में। और अभी फिलहाल में लोग क्या करते हैं, पुराने जमाने में वो रोस्ट करके नहीं तो बॉईल करके खाते थे, अभी जैकफ्रूट खाते हैं और फेंक देते। बट दैट इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस पार्ट ऑफ द जैकफ्रूट, होल एज अ फ्रूट एंड होल एज अ क्रॉप। अभी मार्केट में मिलता है वो सीड? अभी मार्केट में फिलहाल में मिलना शुरू हो गया है, रेडी टू ईट फॉर्म में, मतलब बॉइल फॉर्म में भी मिलना शुरू हो गया है और एक रोस्टेड फॉर्म में भी। फिलहाल रिसेंटली मेरे एक दोस्त है लंदन में, उनकी बेटी उधर पढ़ती है, तो उसने पिताजी को फोटो भेजा था और उन्होंने मुझे उसका स्क्रीनशॉट करके भेजा। इंडियन रेवेन्यू में 1380 रुपये पर केजी से वो लंदन में बेचा जा रहा है, और इसका जैकफ्रूट सीड ओके इंडियन रेवेन्यू में कन्वर्ट करोगे तो, और अभी इधर 0 रुपीज है उसका। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी। मतलब हम लोग क्या बोलते हो, जैकफ्रूट को एक पूरा होल सिस्टम इकोनॉमी ऑफ द क्रॉप हम लोग उसको बताते हैं और उस हिसाब से भी हम लोग काम करते हैं। अगर अब ये कार्बन क्रेडिट्स का और सस्टेनेबिलिटी का आप अप्रोच देखोगे, मतलब ये तो प्रोसेसिंग हो गया। एक काम करते हैं, फिर से स्टार्ट करने से पहले रिवाइज करें। इतना सारा चीज़ है, आपका टेंडर है, आपका राइप फ्रूट है, आपका सीड है, राइट, और सबसे जो आपने इंटरेस्टिंग बताया कि वो जो पाउडर बन रहा है बाहर कैटल के, फीड का, उसको आप कैटल फीड और फिर फर्टिलाइजर दोनों में यूज सेम ही प्रोडक्ट है वो। सेम ही प्रोडक्ट है।
तो एक फ्रूट से ये 5 से 6 बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, मेजरली और यस। साथ ही साथ जो आप बोल रहे थे कार्बन क्रेडिट एनवायरनमेंट का भी बेनिफिट है, ओके। उस पे बताइए सर थोड़ा। हम लोग की पूरी इंडिया की सबसे पहली एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये जैक फ्रूट के एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, जिन्होंने आरबीआई से उनसे उनके साथ इंडसइंड वाज आवर पार्टनरिंग बैंक फॉर दैट, सीबीडीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वो क्या होता है? सीबीडीसी इज लाइक डिजिटल करेंसी सिस्टम। अगर मतलब इट्स नॉट लाइक अ बिटकॉइन और लाइक दैट वे, इट इज अ डिजिटल करेंसी सिस्टम। मैं बताता हूँ उसके बारे में कि कार्बन क्रेडिट्स का सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट हमारे एफपीओ के साथ वो किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज अलोंग विद अस इन सर दैट। एक और स्टेप पीछे चलते हैं, Yes. किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट क्या होता है? ओके। कार्बन क्रेडिट एक सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई अफ्रीका में है, नहीं तो लंदन या यूके में किसी का बहुत बड़ा एमएनसी है, और वो उसका कोई बड़ा प्रोसेस है, मतलब इंडस्ट्री है और इमिशंस करने वाला इंडस्ट्री है, मतलब बहुत पोल्यूशन करने वाला। सपोज उधर वो 100 टन कार्बन इमिशन कर रहा है उधर, वो मतलब इट इज़ अ ग्लोबल सिनारियो। तो तब जाके वो मालिक या वो कंपनी बता सकती है कि रत्नागिरी में, लांजा में मेरे 1,500 जैकफ्रूट के प्लांट लगे हुए हैं, उसमें से वो मैं उधर जो 100 टन बना रहा हूँ, मतलब इमिट कर रहा हूँ, वो उधर मैं नलीफाई कर रहा हूँ। और ये पूरे प्रोसेस को वो हम लोग को पैसे देते हैं फॉर गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और इसको ये कार्बन क्रेडिट्स बोलते हैं। कार्बन क्रेडिट्स इज द रेवेन्यू क्या, जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कर रहे हैं, तो उनका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए वो कार्बन क्रेडिट्स मिले जाते हैं। और ये पूरा ग्लोबल सिनारियो और है। इसको मेजर करने के तरीके होते हैं? उसके मेजर करने के लिए तरीके भी होते हैं। इसका एक प्रोजेक्ट भी रजिस्टर्ड होता है। देयर आर ग्लोबल मीन्स द एक्सचेंजेस आर देयर ऑफ दिस कार्बन क्रेडिट्स। इट इज़ वेरा एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड्स इज देयर राइट नाउ। तो उसमें ये प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होते हैं। पर अभी फिलहाल में जो प्रोजेक्ट रजिस्टर हो रहे हैं इंडिया में, वो 1000 एकर्स, 2000 एकर्स, 5000 एकर्स, ये स्केल में हो रहे हैं। और हम लोग ने जो अभी पायलट प्रोजेक्ट भी किया, ये फार्मर्स को पता चलने के लिए या एफपीओज को पता चलने के लिए कि अगर आप इस काइंड ऑफ से आप फार्मिंग करोगे या ये सस्टेनेबिलिटी अप्रोच आप रखोगे, और जैकफ्रूट को जैसे मैंने बताया, उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। उसमें से उसका जो बॉडी मास, मतलब कार्बन क्रेडिट्स कैलकुलेशन जो होता है, तो उसमें बॉडी मास कैलकुलेट होता है। और ये 100, 150, 300 साल मतलब रहने वाला प्लांट, इसका बॉडी मास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मतलब वो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसके लीव्स के थ्रू सक करता है और उसके ब्रांचेस और स्टेम से वो ज़मीन में छोड़ देता है। दैट्स वाई ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी मेंटेन रहता है। और साइंटिफिकली दैट्स वाई जैकफ्रूट को कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो ऑर्गेनिक कार्बन का हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे, दैट्स वाई सबसे ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स का वैल्यू फ्रूट क्रॉप में जैकफ्रूट के लिए। वैसे बाम्बू के लिए सबसे ज़्यादा ये कार्बन क्रेडिट्स का वैल्यू है, क्योंकि उसमें भी कैसा है, फर्टिगेशन, केमिकल फर्टिगेशन, ज़्यादा पानी, ऐसा कुछ नहीं लगता। शुगर केन के लिए सबसे मिनिमल कार्बन क्रेडिट्स का वैल्यू है। उसके कारण यह है कि उसको बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत सारा पानी, ये सब ज़्यादा लगता है। दैट्स वाई उसको भी मिलते हैं पर उसका वैल्यू कम है। तो इस हिसाब से ये कार्बन क्रेडिट्स का मार्केट ओवरऑल फिजिकली अभी इंडिया में चल रहा है। और वो जो प्रोजेक्ट हम लोग ने किया था, 1000 फार्मर्स को एक टेंटेटिवली 1000 रुपीज़ हम लोग ने उनके एक सीबीडीसी प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके अकाउंट्स में डाले थे। उसको भी एक ब्लॉकचेन और सीबीडीसी यूज़ किया था। इसका मतलब क्या है कि वो जो 1000 रुपये फार्मर्स को गए हुए, कि वो फार्मर, ये 1000 रुपए आपने किसान को दिया? हमने, इट वाज अ प्रोजेक्ट, नो, इट इज अ सेल्फ मोटिवेटेड प्रोजेक्ट, नो, दैट्स व्हाई। बट आरबीआई वाज मींस मॉनिटरिंग इन एंड आउट कंप्लीटली फॉर दैट। तो वो जो 1000 रुपये है, वो कोई किसान वाइन शॉप, नहीं तो लिकर शॉप पे खर्चा नहीं कर सकता है, कपड़े खरीदने के लिए नहीं खर्चा कर सकता है, नहीं तो प्रीमियम हॉटलिंग्स के लिए नहीं खर्चा कर सकता है। जो पैसा नेचर से उनको मिला है, तो वो जो उनका सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ सिंगल फैमिली इज देयर, उसके लिए खर्चा होना एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए वो ब्लॉकचेन और सीबीडीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पैसे सिर्फ वो किराना, मतलब जो धान, मतलब जो घर में खाने के लिए चीज़ें, उसके लिए खरीदी कर सकते हैं। बाद में वेजिटेबल्स के ले सकते हैं, मेडिसिन्स ले सकते हैं, अगर हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो उसमें ले सकते हैं। बाद में जो पेट्रोल डीजल जो अपने फार्म इक्विपमेंट्स के लिए लगता है, उसके लिए सिर्फ खर्चा कर सकते हैं। तो इट वाज द वन ऑफ द इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स विच रिसेंटली हैपन इन लास्ट ईयर। और आपको कोई पैसा दे रहा है उगाने के लिए, मतलब हाँ, यस, लिटरली वो उगाने के लिए पैसे दे रहे हैं ना। और उसमें बेचने का अलग, वो बेच भी सकते हो आप क्या, वो फ्रूट पे वगैरह, वो तो रेगुलर सिस्टम चलता ही रहेगा। ये अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा फार्मिंग के पैसे। रिसेंटली हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट इज द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने शायद से 2 या 2.5 करोड़ रुपए अभी फार्मर्स को बांटे हैं
through a state government. They have registered project in Haryana also. And this is the future. मतलब आने वाले ज़माने में भारत देश ये पूरा हम लोग कृषि प्रधान देश बोलते हैं, तो कार्बन क्रेडिट्स ये जो चीज़ है, ये फार्मर्स को अच्छा खासा उसमें से फार्म कॉस्ट निकालने के लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनने का एक अच्छा जरिया है। और जैक फ्रूट है उसके लिए एक जैकफ्रूट तो सबसे मेजर है, क्योंकि जैकफ्रूट में तो इनिशियल कॉस्ट नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, और ऊपर से अगर कार्बन क्रेडिट्स का अगर फायदा मिल रहा है तो फार्मर्स का पूरा वो सस्टेनेबल इकोनॉमी, हम लोग जो सर्कुलर इकोनॉमी का बात कर रहे हैं एज ए एफपीओ और एज अ जैकफ्रूट इंडस्ट्री, तो एक फार्मर हर एक उनके फैमिली के अराउंड भी वो सस्टेनेबल एक ग्रोथ कर सकता है। आपके एफपीओ के बारे में थोड़ा समझना था। कैसे अगर मैं एक किसान हूँ आपके एफपीओ में जुड़ सकता हूँ, और आपके जो ये 900,000 किसान हैं, आप कह रहे हो ऑलमोस्ट 1000 किसान के यस, ऊपर, यस। ये कहाँ-कहाँ है? मतलब पूरे भारत में है? इससे आप कैसे कलेक्शन करते हैं? कहाँ बेचते हैं? वो आपने ब्रीफली बताया, प्रोसेसिंग बाय-बैक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कैसे जुड़ूँ? और अगर मैं जुड़ूँगा तो उसका मतलब क्या-क्या मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं? ओके। एफपीओ में एक तो है कि उसका एक हर एक इट इज़ अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। एवरी फार्मर हु इज़ अ मेंबर ऑफ इट, ही इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कंपनी, मतलब उसका वो मेंबर ही शेयर्स है उसके? शेयर्स है उसके, तो मतलब आपके भी एफपीओ है? हमारे एफपीओ है, उसका भी शेयर्स है। हमारा शेयर वैल्यू अबाउट ₹1000 है। कोई आदमी एक आध ₹1000 देके उसका एफपीओ का मेंबर भी हो सकता है। और उसमें कैसा है कि उसको जो फ़ायदा मिल रहा है, कि अगर समझो जो जैसे मैंने बताया कि 100 केजी 500 केजी अगर उसका जैकफ्रूट है, तो वो बेचने का उसको इश्यू है क्यों क्या है। तो एक तो बायबैक भी करते हैं, या डायरेक्टली वो सबका वॉल्यूम हम लोग इकट्ठा करके एक बड़े मार्केट को हम लोग वो बेच सकते हैं। तो उससे उनका एक एश्योर हो जाता है फार्मिंग, कि मुझे बाबा मेरा पैसा आने वाला है। अगर कोई किसी को अगर ग्रुप ऑफ फार्मर्स है, उसमें अगर किसी को एक कोई प्रोडक्ट समझे जैकफ्रूट के इतने मैंने प्रोडक्ट्स बताए, उसके किसी प्रोडक्ट का उसको डिमांड है, तो ही कैन ब्रिंग दैट होल रॉ मटेरियल टू द फैसिलिटी, ही कैन प्रोसेस इट। वो ग्रुप उसको लेबलिंग या उसको ब्रांडिंग करके वो भी बेच सकते हैं, क्योंकि हर 5-10 फार्मर्स मिलके के इतना बड़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं डाल सकते। तो वो ग्रुप बना के इधर लाके प्रोसेसिंग भी करके लेके वो जो जॉब वर्क जो रहता है प्रोसेसिंग का, वो अगर कॉस्ट वो पे करेंगे तो वो भी उनको दे देंगे, तो उनको वो प्रोसेसिंग का भी पैसा उनसे उस मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का भी उसमें से उनको पैसे का फ़ायदा हो जाता है। मतलब आपका जो फार्मिंग कर रहे हो, वो जो हार्वेस्ट है, उसका तो आपको एक एश्योर्ड इनकम हुँ। हो रहा है, एक एमएसपी के जैसे आपको उसका फ़ायदा हो रहा है। प्रोसेसिंग के रिलेटेड भी कुछ काम करना रहेगा। अगर हम लोग को लगेगा कि यार वी आर हैविंग अ ऑर्डर फ्रॉम सिंगापुर फॉर एग्ज़ाम्पल, ये राइप जैकफ्रूट के चिप्स के लिए 50 टन्स एवरी ईयर सपोज़, तो वी कैन टेल आवर फार्मर्स एफपीओ में कि बाबा आप अभी पूरा जैकफ्रूट देना छोड़ दो। आप क्या करो, कलेक्ट करो कलेक्शन सेंटर्स के जैसे, उसका ये क्लीनिंग ग्रेडिंग करके आप हमें जैकफ्रूट एंड टू एंड प्रोडक्ट, मतलब कोई हम लोग को ₹10 केजी से जैकफ्रूट ला के दे रहा है, पर अगर वो उसका वो जैकफ्रूट का बल्ब्स निकाल के दे रहा है, तो वो फैसिलिटी का बर्डन कम कर रहे हैं, तो उनको उधर ₹25 पर केजी मिलेगा। सो दैट्स व्हाई उनका भी इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, और एज ए एफपीओ अ ब्रांड एंड मार्केटिंग ब्रांड इज गेटिंग क्रिएटेड। सो यही एफपीओ का वर्किंग और यही एफपीओ का पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक बहुत ही मतलब सबका क्वेश्चन होगा जो मैं उनके बिहाफ पूछने वाला हूँ आपसे, जी। कि ये सारा बिज़नेस करके एफपीओ बना के आप कितना कमा पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, तब लोग मोटिवेट होंगे। राइट। तो वो उनको समझना चाहिए कि आप एग्रीकल्चर एज़ अ बिज़नेस देख के इसमें आप पैसा कमा पा रहे हैं। तो आप क्या आप कंफर्टेबल हैं शेयरिंग क्या आपका रेवेन्यू होता है? तो पिछले साल हमारा टर्नओवर अबाउट 86 lakhs था, एंड दिस ईयर हमारा टर्नओवर इट विल क्रॉस अबाउट 1.5 करोड़ रुपीस, ओके, वाह! ये साल में। और ये 5 साल में इतना ग्रोथ हो चुका है, एंड वी आर एमिंग दिस इंडस्ट्री इन कमिंग 5 years एज अबाउट 25 to 30 crores इंडस्ट्री इन कमिंग 5 years। और उसके आगे जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा ही, देखते हैं कैसे क्या हो। और एक और जो आप 1.5 करोड़ कर पा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस। यस। और दूसरा कि आपके साथ जो किसान जुड़े हैं, वो कितना कमा पाते हैं सालाना बेसिस पे एवरेज आपसे नंबर? जो फार्मर्स कैशू और मैंगो फार्मिंग में थे, अगर समझो उनको हर साल 2 लाख 3 लाख जो इनकम हो रहा था, वो बढ़ के उनका इनकम ऑलमोस्ट 1.5x हो गया है, ओके, थ्रू फार्मिंग। और जो अभी प्रोसेसिंग और ये सिस्टम में हम लोग के पास जो सब जुड़े हुए हैं, तो उनका इनकम 2x हो गया है। मतलब नंबर्स में वो बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इट इज़ लाइक फार्मर्स इंडिविजुअल वाइज, पर उनका एटलीस्ट ये एवरेज। एवरेज, बट इनका अगर समझो कोई फार्मर किसान 1 लाख कमा रहा था, तो अभी वो ट्वाइस 2x कमा रहा है फिलहाल में। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री हमारा ग्रो होते जाएगा, तो वो 3x होएगा, 5x होएगा, उस हिसाब से वी आर प्लानिंग। इट इज़ अ होल इकोसिस्टम नो। मैंने बीच में एक आर्टिकल पढ़ा था, तमिलनाडु का इकोनॉमी उन्होंने जनरेट किया था, कि जैकफ्रूट का तमिलनाडु या आई थिंक आंध्रा का, हुँ। तो 2000 करोड़ रुपए का जैकफ्रूट इज़ बीन वेस्टेड फ्रॉम अ सिंगल स्टेट, ओके, वाह! 2000 crores ऑफ जैकफ्रूट रेवेन्यू
उतना वेस्ट हो रहा है अभी। तो इतना बड़ा मार्केट है, ये सब स्टेट्स मिला के एटलीस्ट हम लोग ने सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर भी हम लोग का जो काम करने का फोकस है, या ये सब ऑर्डिनेट स्टेट्स कर्नाटक है, बाद में ऊपर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उधर भी काम करने का, तो वी आर एमिंग फॉर अ गुड काइंड ऑफ थिंग। उसमें से एफपीओ को भी अच्छा खासा फायदा हो जाएगा, इंडिविजुअली मुझे भी हो जाएगा, और जो मेरे मेंबर्स है उनको भी हार्डली उनका इकोनॉमी अच्छे से हो जाएगा उसमें से। आपका अगला आगे क्या प्लान है? अगले कुछ सालों में प्रोसेसिंग में ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं आप? हाँ, आने वाले सालों में तो मेरा फुल फ्लेज फोकस वो प्रोसेसिंग के ऊपर ही है, और मेजरली थोड़ा सस्टेनेबल अप्रोच भी हम लोग उसमें रखेंगे, क्योंकि अभी कार्बन क्रेडिट्स का हम लोग ने पायलट रन किया हुआ है। सो वी विश कि कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर भी हम लोग का फोकस रहेगा कि फार्मर्स को वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। मतलब वो उनका एक, क्या बोलते हो, इट्स लाइक अ पेंशन। मीन्स आगे जाके अगर कार्बन क्रेडिट अच्छे से अपने देश में रन कर पाया, तो फार्मर्स को महीने के लिए 3,000, 6,000, 2,000 गवर्नमेंट को भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए मतलब सही नेचुरली बात है। उनको आया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट का भी वो बर्डन कम हो जाएगा। तो उस एरिया में हम लोग थोड़ा करने वाले। जैकफ्रूट एज ए इंडस्ट्री, मुझे ये एफपीओ की तरफ से ये जो फूड प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे ग्लोबली लेके जाने हैं। ग्लोबली मतलब इन एवरी कंट्री है जहाँ जैकफ्रूट होता भी है और जहाँ पे जैकफ्रूट होता भी नहीं है, क्योंकि थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम हम लोग जब भी देखते हैं, इतने छोटे से देश है। वहाँ पे तो बहुत हमारा मतलब महाराष्ट्र स्टेट्स ने तो, ये कर्नाटक स्टेट वो थोड़ा बड़ा रहेगा उससे, तो करेक्ट। वहाँ पे इतना बड़ा इकोनॉमी उन्होंने डेवलप किया हुआ है, तो व्हाई नॉट वी। सो एज गुड एज दैट हम लोग वो विजुअलाइज कर रहे हैं। तो उसमें से वेस्ट से भी ज़्यादातर यूटिलाइज, जैसे मैंने कैटल फीड बताया, फर्टिलाइजर बताया, या XYZ चीज़ें जो है, तो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे फोकस ना करके 8 to 10 प्रोडक्ट्स हम लोग विजुअलाइज करके उसके लिए परमानेंट बायर्स शोध के ढूंढ के डोमेस्टिक और ग्लोबली भी वो फूड प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं। दिस इज द फोकस इन कमिंग 5 years व्हाट वी आर विजुअलाइजिंग। एक बात बताइए, आप जो एफपीओ बना रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट कर रहे हैं, इससे आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है? कोई सब्सिडी, कोई फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? कार्बन क्रेडिट्स के लिए तो नहीं फिलहाल में, बट इट विल कम बिकॉज इट इज़ ग्रोइंग वेरी गुड इन द स्केल एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। रिसेंटली दे हैव डन सम रिजोल्यूशंस और इन द चेंजेस इन दिस एनवायरमेंटल बेसिस फॉर दिस कार्बन क्रेडिट्स, तो वो अपकमिंग टाइम में हो ही जाएगा। फॉर एफपीओ द प्रोसेसिंग फैसिलिटी विच आई एम एक्सपांडिंग राइट नाउ, उसमें मुझे एआईएफ स्कीम का भी अच्छे से फ़ायदा हो चुका है। अच्छा, आपने लोन लिया है? मैंने लिया हुआ है, और उसमें एआईएफ इज़ अ वेरी गुड स्कीम विच गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट। ऑल्सो देर आर प्रोजेक्ट्स बाय स्मार्ट प्रोजेक्ट इज़ देयर, मैग्नेट प्रोजेक्ट्स इज़ देयर, वो ऐसे काफ़ी चीज़ें चल रही है जो एफपीओज़ के लिए। स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है उसमें से हम लोग ने वो प्रोसेसिंग यूनिट फैसिलिटी किया हुआ है। तो इस हिसाब से हर एक स्टेट में अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से चल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के। ये इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं सभी फार्मर्स को भी यही, और यूथ को भी ये थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू प्रमोटिंग द फार्मर्स, बट हम लोग के थोड़ा पेशेंस में भी हम लोग कम गिर रहे हैं। और मेजरली क्या हो रहा है, स्कीम्स बहुत अच्छे है, पर डॉक्यूमेंटली जो ओवर बर्डन है फार्मर्स के लिए, फार्मर्स एक तो एजुकेटेड रहते हैं या अनएजुकेटेड रहते हैं, पर उसको जो यंग टच होना चाहिए, मतलब अभी हमारे इधर ऐसे बोलते हैं कि जो वेल एजुकेटेड गर्ल्स बॉयज़ जो यूथ है, वो मुंबई पुणे में 10 और 12 हज़ार रुपये पे जॉब करते हैं, पर अगर वो इधर सेटल अप हो जाएंगे, जो खेती उनके ग्रैंडफादर्स, उनके फादर्स, फोर फादर्स जो कर रहे हैं, उसका अगर एक मॉडर्नाइजेशन का टच आ जाएगा, एक टेक्निकल टेक्नोलॉजी का टच आ जाएगा ना, काफ़ी पैसा कमा पाएंगे। काफ़ी पैसा कमा पाएंगे। मतलब वो फार्मर पिताजी भी कमा पाएंगे, और वो जो लड़का 10-12 हज़ार रुपये जॉब कर रहा है वो भी बहुत अच्छे से कमाएगा। और वो मेरा यूपीएससी छोड़ने का और वो छोड़ के बिजनेस में आने का मेन मोटिव नॉट ओनली फॉर मी और ऑफ एफपीओ, ये पूरा जो एक थॉट है, वो थॉट प्रोसेस हम लोग बदलने का कोशिश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करके उसका फ़ायदा लेना ज़रूरी है। गवर्नमेंट के साइड से थोड़ा जो डॉक्यूमेंटेशन का जो ओवर बर्डन है फार्मर्स के ऊपर, फार्मर्स का पेशेंस देखते के बाद में छोड़ देते, तो वो भी थोड़ा कम हो जाना चाहिए। वो अगर एक साथ मिल जाएगा तो फार्मर्स कैन ब्लूम इन कमिंग 20 to 25 years एज ऑफ आई थिंक राइट नाउ। मिथिलेश भाई, मज़ा आया आपसे बात करके। आई थिंक काफ़ी हमने पॉइंट्स कवर कर लिया ऑल द वे फ्रॉम फार्मिंग, लेकिन जो सबसे मेरा बिगेस्ट लर्निंग है टेक बैक आपसे कि प्रोसेसिंग साइड मैं हमेशा राइट, से जानता हूँ, जैसे अभी टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स के साथ एक या पॉडकास्ट किया था, वो प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा काम कर बहुत रहे हैं। बढ़िया। अक्षय कल्पा काम कर रहे हैं, यहीं की यस, कंपनी है, बहुत यस, बढ़िया। बट फ्रूट्स वेजिटेबल साइड में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो किसान को आगे बढ़ना है, एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट, मेरे हिसाब से 2 ही 3 ऑप्शन है, एफपीओ ज्वाइन करो या एफपीओ स्टार्ट करो करो। और फिर प्रोसेसिंग की तरफ तरफ बढ़ो, वहाँ पे असली पैसा है। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अगर फार्मर्स को एक्चुअली में ग्रो होना है तो प्रोसेसिंग इज राइट नाउ। और कैसे है,
आगे जाके इंडिया इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अमॉन्ग्स, तो खाने के जो लगने वाली चीज़ें हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले। आप जितना ऑप्शंस तैयार करोगे, आप जितना रेडी टू ईट फॉर्म में जाओगे, मतलब एक कम्युनिटी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है बट दे डोंट वांट दैट मच एफर्ट्स। अभी स्विगी जोमेटो इज दैट कंसेप्ट ओनली दैट इवन यू कैन ऑर्डर एनीथिंग टोमेटो ऑल्सो एट योर होम 5-6 मिनट में 5-6 मिनट में। सो दिस इज वेयर ऑल द फार्मर्स एंड द यूथ मस्ट कम, यूथ आना चाहिए इसमें, वो फार्मिंग को टच लेके। और वो जो रेडी टू ईट फॉर्म में हम जितना बनाएंगे या प्रोसेसिंग में जितना जाएंगे, ये पूरा इकोनॉमी डेवलप हो सकता है और बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। और इंडिया इज़ हैविंग दैट पोटेंशियल कि हम पूरे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड को तो, गल्फ इज द मेजर मार्केट, वेरी नियरेस्ट मार्केट एंड ईजिएस्ट मार्केट फॉर अस, वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दैट। यूएस यूके उधर भी हम लोग बेच पा रहे हैं, तो हम लोग ये विजुअलाइज कर रहे हैं। तो एक मेजरली ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इसमें आना चाहिए, ये मेरा मेजर थॉट है। ये आ जाएंगे तो ये एग्रीकल्चर टर्न अराउंड हो जाएगा अपने इंडिया कंट्री का। एग्री टॉक का भी वही उद्देश्य है, यंगस्टर्स को एग्रीकल्चर में लाने के लिए। राइट, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलते हैं, आपके फार्म पे आएंगे कभी पक्का। एंड एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू मिथिलेश भाई, जल्द मिलते हैं। इट वाज अ रियली गुड पॉडकास्ट, आई लाइक्ड इट वेरी मच। आपने मुझे बुलाया इसलिए इधर मुझे बहुत अच्छा लगा। रिसेंटली आपने 1 लाख फॉलोअर्स भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ अ वेरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन वेरी शॉर्ट टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे, थैंक यू। डेफिनेटली, थैंक यू।